Okay, is it fine now? Yes, ma'am. Okay, बेटा mute your mics kindly. मुझे disturbance आ रही है किसी के end से. Okay. So हमारा बेटा important है. अब ये ना हम चूंकि मैं lecture आपको already दे चुकी हूँ, तो इसमें मैं आपको lecture पढ़ाना नहीं है. इसमें मैंने आपसे points discuss करने के definition important है. फिर एक आधा topic आएगा जिसमें थोड़ी explanation चाहिए. तो अगर आप लोगों के पास आपके पेन और नोटबुक है तो उस पर आप लिख सकते हो कि मैम ने ये कहा था कि ये डेफिनेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है या इस डेफिनेशन में ये कीवर्ड है, क्योंकि डेफिनेशंस में कीवर्ड्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ट्रेडिशनल प्लीज काइंडली म्यूट योर माइक्स बेटा. दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन. मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा इंप्रेशन सर तक जाए, तो अपने माइक्स को प्लीज म्यूट करते हैं. सही है. तो ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्सेस होलिस्टिक मेडिसिन था हमारा पहला. तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये बात की गई है कि एलोपैथिक मेडिसिन जस्ट ट्रीट्स द डिजीज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो द की वर्ड इज जस्ट द डिजीज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और ट्रेडिशनल मेडिसिन को दूसरी जुबान में कन्वेंशनल या वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि वेस्ट में, अमेरिका में या इंग्लैंड या इन इलाकों में सबसे पहले एलोपैथी का जिसे कहते हैं टर्म जनरेट हुआ था, जिसमें सिर्फ आप डिजीज, यू जस्ट फिक्स द प्रॉब्लम, यू डोंट डील विद द साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हमने बीपीएस मॉडल में पढ़ा था, कि जब हम किसी डिजीज से डील करते हैं, यू डू इट अंडर द बीपीएस मॉडल, द बायो साइको सोशल मॉडल. ठीक है. तो इसमें हम सिर्फ बायो को डील करते हैं, साइको और सोशल को डील नहीं करते इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. जबकि होलिस्टिक मेडिसिन में होल बॉडी, नॉट ओनली द डिजीज पार्ट बट होल ऑफ द बॉडी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. तो इसमें ये कहा जाता है कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट और इमोशंस, इन सब का ठीक होना जरूरी है अगर आपने एक बंदे को ठीक करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके माइंड में कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो आप बेशक अगर उसके डिजीज पार्ट को भी ठीक कर दोगे, द पेशेंट वोंट फील दैट ही इज वेल और ही इज डूइंग फाइन. सो यू नीड टू एड्रेस द साइकियाट्रिक इश्यूज अलोंग विद दैट. अब ये बात होगी बेटा कि होलिस्टिक मेडिसिन में यूज ऑल फॉर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, कन्वेंशनल मेडिकेशन टू ऑल्टरनेटिव थेरेपीज टू ट्रीट अ पेशेंट. ये सारा हम होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है. तो इसमें ये अगला कीवर्ड आता है कि थ्योरी ऑफ होलिज्म. इसमें कहा जाता है कि हम जो पूरे की पूरी बॉडी होती है हमारी, इट इज नॉट a single thing, it's parts of a whole thing, जिसको सम अप करके आप पूरे बनते हो. जैसे कि आपके अंदर बॉडी होती है, माइंड होता है और स्पिरिट होता है. दैट मेक्स अ होल ह्यूमन बीइंग. यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कंप्राइज ऑफ दीज थ्री थिंग्स. ठीक हो गया. 4 एलिमेंट्स क्या होते हैं होलिस्टिक मेडिसिन के? इंपॉर्टेंट की पॉइंट. 4 elements to this approach is the person itself, the environment, the health and the physician. So holistic medicine में 4 elements होते हैं जिनको understand करना बहुत important है. Practice of holistic medicine. The practice of holistic medicine demands the knowledge of behavioral sciences, what the subject that we are dealing with. तो आपने अपने lectures में ये बात पढ़ी already कि हमने different किस्म के personality types पढ़े थे. आपको याद होगा type A personality and type B. तो type A में आपने ये बात पढ़ी है that type A have a greater incidence of coronary artery diseases. So in that way, if you are evaluating a patient, you would ask them in their medical history that do you suffer from any kind of a personality trait in which you are always aggressive or anxious or want orderliness, and you are always thinking to get something, and you think you're always have this thing in your mind. तो वो type A जो personality trait है उसके बारे में भी आप उससे सवाल जवाब करते हो. तो अक्सर आप ऐसे पेशेंट्स को फिर आप उस चीज में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में फिर डील करते हो कि उनके एटलीस्ट पर्सनालिटी को कंट्रोल किया जाए, ताकि उनके कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इंसिडेंस कम किया जा सके, जो कि लेटर इन लाइफ भी हो सकती है या वो उसे करंटली भी फेस कर रहे हो सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. की पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर इन कंडीशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. इनकी तीनों की डेफिनेशंस भी अभी आपके सामने आगे जाके आएंगी, लेकिन आपको याद है इनके ऊपर भी पूरा एक लेक्चर हमने पढ़ा था. एंथ्रोपोलॉजी पे हमने पढ़ा था जिसमें हमने नॉर्म्स, वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो. सिमिलरली सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का भी पूरा एक सेपरेट एक लेक्चर है, लेकिन इसमें डेफिनेशंस ऑब्वियसली टच की गई हैं. तो बिहेवियर क्या होता है? in which a person behaves in response to a stimuli, and that stimulus can be the internal or external stimulus. It can be and the response can be conscious
or a subconscious response. साइकोलॉजी की बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है की याद कर लें कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द रोल प्लेड बाय इट्स वेरियस फंक्शंस। तो ये इजी है याद करना। साइकोलॉजी से आप क्या याद करते हो? साइकी। साइकी क्या होती है? द ह्यूमन माइंड। तो ह्यूमन माइंड में क्या चीजें आती हैं? और इमोशंस, योर थॉट्स, योर कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है योर थिंकिंग एबिलिटी, कि आप कितना अच्छा थिंक कर सकते हो। एक बंदे को हम कहते हैं कि इसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, मतलब इसकी थिंकिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, ये बहुत जल्दी आइडियाज इसको आ जाते हैं, बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल लेता है, एंड सो ऑन। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। इट इज द स्टडी दैट हेल्प्स डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स वेरियस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है एक बंदे की डिजीज या उसकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर? तो उसका ये हो सकता है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल he feels suffering from TB, which is tuberculosis, you would definitely want to try to find out कि उसका हाउसिंग कंडीशन कैसा है। टीबी एक ऐसा मर्ज होता है जो कि लोअर क्लास में देखा गया है। क्यों? क्योंकि एक बात, वो एक कमरे में एक पूरी पूरी फैमिली या दो दो फैमिलीज रहती हैं, तो बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है। फैमिली अगर किसी एक बंदे को है तो वो दूसरे को बहुत जल्दी लगता है। फिर पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से, फिर आप किसी भी डिजीज पर्सन से यू वुड डेफिनेटली आस्क दैट यू लिव इन अ रिमोट एरिया, डू यू लिव इन द अर्बन एरिया? ऑब्वियसली अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस, it is very good, it is approachable, you have access to good doctors. but remote areas में एक आधा BHU होता है, the basic health unit, और वहां पे भी डॉक्टर एक ही होता है जिसने 1000-1500 मरीज एक दिन में देखना है। तो वो क्या देखेगा? वो नहीं देख सकता उस तरह, क्योंकि हमारे पास लैक होता है मेडिकल पर्सोनल का भी और मेडिकल फैसिलिटीज का भी। सो सोशियोलॉजी, हाउ इट अफेक्ट्स अ पर्सन's health condition, I've already told you that. दे एग्जामिन द रोल ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया हाउसिंग के बारे में मैंने बता दिया, द सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एंड ऑब्वियसली द सोशल क्लासेस, वेदर यू बिलोंग टू अ एलीट क्लास फाइनेंशियली। अब हम बात करते हैं ना इस बात की कि मैंने थोड़े दिन पहले एक फेसबुक पे भी किसी की पोस्ट देखी थी कि जब हम किसी को डिफाइन करते हैं ना कि ये बंदा मिडिल क्लास का है या ये बंदा हाई क्लास का है, तो you should specify that we are talking financially. We're not talking middle class by behavior or middle class by manners. You should specify class by financial status. ठीक है। अब हम में से मेजोरिटी पाकिस्तान के जो हम इस वक्त लोग हैं या वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, हम अपर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं। कम लोग होते हैं जो कि हायर क्लास और उससे भी ज्यादा फिर एलीट क्लास में जाते हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती अगर आप हायर मिडिल अपर मिडिल क्लास में आते हो। इट डिफाइंस योर फाइनेंशियल स्टेटस, इट डज नॉट डिफाइन कि आपका मॉरल वैल्यूज भी मिडिल क्लास में है। मॉरल वैल्यूज don't define your class, your financial status, it that defines your class. Similarly, your family, your gender issues में मेल और फीमेल का you already know that how they are, obviously आजकल तो नहीं है उस तरह। मेरी फैमिली में तो फीमेल को ज्यादा देखा है कि उसको हर चीज, और हमें भी आजकल ऐसा है। लेकिन ये कि पहले ये होता था और ऑब्वियसली अभी भी विलेज एरियाज और रिमोट एरियाज में भी ऐसा होता है कि जो मेल जो बेबी होता है या मेल चाइल्ड होता है, ही इज गिवन मोर अटेंशन, मोर फूड, एंड इफ एनी वन ऑफ देम गेट सिक तो मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि उसको दवाई दी जाए टाइम पे, उस दूसरी की खैर है वो मरे तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो सा है ये एक थिंकिंग है जो कि अभी तक प्रिवेल कर रही है हमारे रिमोट और विलेज एरियाज में। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? तो एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। तो जनरली ह्यूमन बायोलॉजी एंड कल्चर, इन दोनों का जो स्टडी होता है बेटा वो एंथ्रोपोलॉजी के डेफिनेशन या टर्म में आता है कि आप ह्यूमन एक तो बायोलॉजी भी पढ़ो साथ उसका कल्चर भी पढ़ो। तो कल्चरल ट्रेडिशंस को सिर्फ पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, आपने ह्यूमन के बायोलॉजी को भी इसमें आप डिस्कस करते हो। So it studies the effect of different factors of human beings, उसका evolutionary history हमारी कैसी है। तो हमने जिस तरह एवोल्यूट किया ओवर द टाइम कि जो हम थे इन द 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में, तो हमने किस तरह एवोल्यूशन हुआ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास अब ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा रिफाइंड फार्मास्यूटिकल एड्स हमारे पास आ गए हैं। जो दवाइयाँ हमें आजकल मिलती हैं वो हमारे बाप दादाओं के ज़मानों में उस तरह नहीं थी जिस तरह हमें अब एक्सेस मिल गया है हेल्थ का। हमें
जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो जिन पे पहले बात नहीं की जाती थी। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन के एक उसके अंदर आता है। फिर कल्चरल हिस्ट्री एक सोसाइटी की कैसी है, जैसे कि बात की जाती है कि जैसे I would like to, since we are doctors and we are discussing medical things, so even if I give you a very vague example, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। तो उसमें अगर अफ्रीकन कंट्रीज में फीमेल सर्कमसिजन भी की जाती है, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने सुना होगा। तो वो एक कल्चरल हिस्ट्री में भी एक बात आती है कि आपके कल्चर के अंदर ऐसी क्या चीजें प्रिवेल कर रही हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज में वो देखा गया। फिर लेबनन जो है, आई थिंक लिबिया, नॉट लेबनन, लिबिया के अंदर भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि वहां पे ये देखा गया है कि द गर्ल चाइल्ड इज मेड टू ईट अ लॉट, बिकॉज the more obese she is, the more chances of her getting married into a good or elite class of family. तो आप जितने ओबीज होगे उसमें आपके साथ डिजीजेस भी साथ आएंगी। आप इस बात को निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आप ओबीज हो तो आप में डायबिटीज का इशू नहीं होगा, हाइपरटेंशन का इशू नहीं होगा। तो कल्चरल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसिडर दैट। रेशियल क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब कुछ रेसेस में कुछ डिजीजेस ज्यादा देखी गई हैं, जैसे जो हिस्पैनिक्स हैं या स्पेनिश लोग होते हैं, उनके अंदर सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, इट्स अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो हिस्पैनिक जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर सेलिना गोमेज की एग्जांपल है। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर पॉप सिंगर, अमेरिकन पॉप सिंगर, एंड शी इज अ हिस्पैनिक बाय रेस। So she is suffering from has or is suffering from systemic lupus erythematosus. Similarly, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिंस इज रिवीजन क्लास, तो आपका इस तरह एंथ्रोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वॉल्व्स द कल्चरल मेथड्स ऑफ डीलिंग डिजीज एंड अदर डिस्ट्रेसिंग लाइव्स ऑफ पीपल्स लाइफ। तो ये सारा का सारा है विच डिजीज इज टू बी स्टिग्मेटाइज्ड। फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी में एक डिजीज को स्टिग्मा लगा दिया जाता है, कुछ सोसाइटीज में उसको स्टिग्मा नहीं समझा जाता, तो वो आपका जियोग्राफिकल या आपके सोसाइटी पे डिपेंड कर सकती है वो बात। Psychology educates the physician about the mind, and sociology and anthropology illustrate the evolution of human spirit and factors. बेटा sociology से आपने याद रखना है कि एक society के अंदर क्या है, और anthropology में आपने ज्यादा देखना है कि culture कैसा चल रहा है। sociology में culture नहीं आएगा, sociology में आपका housing, आपका employment कैसा है, आपके घर में कितने लोग हैं कमाने वाले, ये culture का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये हर culture के अंदर देखा जाएगी बात कि अमेरिका में भी एक सिंगल फ्लैट के अंदर फैमिलीज रह रही होती हैं। तो बेशक वो उनका कल्चर बहुत मॉडर्न है हमारी निस्बत, लेकिन वो सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में आएगा। तो आई थिंक इसमें सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट एटलीस्ट कर सकते हो। बहुत मिलते जुलते टर्म्स है, ऑब्वियसली कुछ सिनेरियोज में ये आपस में कोइंसाइड भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये बात याद रखो कि सोशियोलॉजी में यू consider the social background, and in anthropology you deal with the culture, the evolutionary history and the geographical distribution. So बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अनम्यूट करें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें आप, तो हम लेक्चर 2 पे शिफ्ट करते हैं। मैम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि उसमें बैकग्राउंड और उसके अंदर हम लोग कल्चर की बात कर लेते हैं, उसके अंदर कल्चर की बात नहीं करते मैम। लेकिन बेसिकली बेटा सोशियोलॉजी में आप याद रखो कि सोशियोलॉजी है, ठीक है। सोशियोलॉजी मतलब सोशल। अब सोशल से आप याद रखो कि सोशल में हम लोगों ने उस एक बंदे के इर्द गिर्द क्या चल रहा है, उसकी फैमिली के कितने लोग हैं, वो एक कमरे में कितने लोग ठहरे हुए हैं। हम ये बात करते हैं ना कि न्यूजीलैंड में कोरोना खत्म हो गया है और पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रहा। क्या आपने ये बात देखी है कि न्यूजीलैंड के अंदर लोग कितने अमीर हैं, उनकी बड़े बड़े घर होते हैं जहाँ पे एक कमरे में एक बंदा आइसोलेट हो सकता है। क्या पाकिस्तान में ये पॉसिबल है कि एक फैमिली जो कि एक कमरे में रहती है वो किस तरह आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को? बात है ना। तो उनका सोशल जो फैक्टर्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर सोशल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो बात है ना कि फैमिली में आपके कितने लोग हैं, कि आपके पास उस तरह का हाउसिंग है, आपके घर में कितने कमाने वाले हैं। अगर आप सब अपने घर में कमाने वाले हो, पांचों के पांचों कमाने वाले हो, तो आप लोगों को ऑब्वियसली एक स्टेटस भी बेहतर होगा, आप लोगों की क्लास भी बेहतर होगी, और आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस भी बेहतर होगा। जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, सीधी बात ये है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये बात है, ये हमने बात कर दी सोशियोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी में हम बात
करते हैं कि वो जो बंदा है वो किस रेस से बिलोंग करता है, वो उसके अंदर उसकी एवोल्यूशन जो जिस इलाके में वो रहता है कि उसके अंदर किस किस्म के कल्चर को फॉलो किया जाता है, उसके रिलीजियस ऐसे कौन से वैल्यूज हैं। तो ये एक डिफरेंस है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। आपको समझ आ गई कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम, मुझे समझ आ गया, थैंक यू। बेटा प्लीज म्यूट कर दें जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वापस फिर रूम पे जाना पड़ेगा और फिर मुझे पता चल जाएगा, फिर ऐसे ना करें आप, प्लीज म्यूट करें अपने माइक को। मैम हाँ जी बेटे। जिस तरह एंथ्रोपोलॉजी है, मतलब इस तो हाँ जी। डिपेंड करता है कि हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री पे कि हाँ उसकी जी। ना उसकी बैकग्राउंड क्या था या उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो इसको जी ये जी तो बेटे। चेंज नहीं होता होगा, मतलब फॉर एग्जांपल सोशल की तो चेंज हो सकती है पेशेंट की, कि पहले उसमें मतलब कि कितने हाउसिंग थी या पहले उसको क्या उसका हाँ हाँ सारा। बेटा वो चेंज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर एक बंदा है, उसका बेटा है, वो डॉक्टर बन गया, खुद वो मैकेनिक था, ये एक्चुअल एग्जांपल है, हमारी क्लास में थी, तो अब उनका सोशल स्टेटस चेंज हो गया है, सीधी बात है बिल्कुल ना। तो वो सोशल स्टेटस है, वो सोशियोलॉजी में आएगा। लेकिन अगर उस लड़के की फैमिली में एक डिजीज रन कर रही है और उनका कल्चर वैल्यूज ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम लोगों ने जो सा है ना कि लड़कियों पे पैसा आ भी गया है लेकिन लड़कियों का हमने इलाज नहीं कराना, या इस तरह, वो कल्चर अगर आप फॉलो कर रहे हो, वो कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। माइंडसेट का ताल्लुक सोशियोलॉजी से नहीं होगा। सोशियोलॉजी में आपने सोशल स्टेटस, जो मैंने आपसे बात नहीं की कि आप मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, आपका हाउसिंग कैसा है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, ये सोशियोलॉजी की टर्म्स में आएगा। एंथ्रोपोलॉजी में आप ह्यूमन बायोलॉजी को कल्चर से रिलेट करते हो। ठीक है मैम। समझ मैम तो जिस तरह अब। मतलब कुछ हाँ होते हैं ना कि तो मतलब फैमिली अच्छी होती है, हाई क्लास हाँ जी। हाँ फैमिली, जी। कहती है कि जी लड़कियों को नहीं पढ़ाना, हाँ ये जी। सारा जो उनका स्टेटस सारा एंथ्रोपोलॉजी तो में उनका आएगा। उनका हाँ जी, वो उनका कल्चर ऐसा है। वो बेशक जितना मर्जी हाई क्लास हो गया, उनका कल्चर ऐसा है कि वहां पे ऐसा अलाउ नहीं किया जा रहा, जो कि गलत बात है, लेकिन उनका कल्चर, यू कैन नॉट चेंज दैट। वो अब वो चेंज करे, एक आधा उनमें से निकल आए, बाकी वो कर दे तो कर दे, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड लेक्चर की। ये उसामा रफीक था जो क्वेश्चन पूछ रहा था। जी मैम। मुझे आपकी आवाज पहचान लिया मैंने। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। तो बेटा अब लेक्चर नंबर 2, बेटा म्यूट कर दें, जो भी जिसका माइक ऑन है ना, काइंडली म्यूट म्यूट कर दें। ठीक है बेटा, ये सेकेंड लेक्चर है। ये हमारा पिछले लेक्चर का छोटा रिव्यू है। इस लेक्चर में हमने बेसिकली बायोसाइको सोशल मॉडल और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करनी। इजी चीजें, जो शुरू वाले लेक्चर्स है ना, लेक्चर 1 to 6, ये इंतहाई सिंपल और इजी लेक्चर्स हैं, इसलिए इन पे ना इतना वो नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली आगे जाके आएंगे, लाइक ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में, वो लेक्चर नंबर 7 या 8 है। तो जब हम वो डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो हमारा बेटा अभी भी किसी का माइक ऑन है, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो लेक्चर छोड़ के जा सकता है। मुझे नहीं किसी को भी बाउंड करना। यहाँ पे मुझे आवाज आ रही है एक स्टूडेंट की जो कि पीछे बैकग्राउंड में बातें कर रही है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप जा सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। लेकिन ये कि जो ये आपकी रिकॉर्डिंग है ना, ये डायरेक्टर साहब तक जानी है, और इसमें जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम जा रहेंगे सर को, तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और जो टीचर को आप लाइव सुनोगे, आप मुझसे लाइव क्वेश्चनिंग करोगे, तो वो आपके लिए ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इट डजंट अफेक्ट मी इन एनी वे। तो बेटा 3 मॉडल्स थे हमारे पास हेल्थ केयर के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बायो साइको सोशल मॉडल होता है। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लें। इट्स अ कंसेप्चुअल मॉडल दैट अज्यूम्स दैट योर साइकोलॉजिकल, जिसमें आपका मूड और पर्सनालिटी है, द सोशल फैक्टर्स में आप कल्चर को भी इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज वाई मैंने आपसे कहा था कि सोशल को आप एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हो, लेकिन जब आपको उससे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाएगी तब आप सेग्रीगेट कर देना उसको, ठीक है। तो उसमें आप बायो साइको सोशल में, जो सोशल है उसमें, उसने एंथ्रो और सोशियोलॉजी दोनों को एक ही में डिस्कस कर लिया है। तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक, फेमिलियल, मेडिकल, कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, एंड सिमिलरली आपके बायोलॉजिकल, कि आपका जेनेटिक और बायोकेमिकल आपका कैसा मेकअप है। तो उसके अंदर बायोसाइको सोशल मॉडल में बायो ये मेरी आवाज ना किसी स्टूडेंट की उसमें आ रही है, काइंडली बेटा म्यूट करते हैं। तो बेटा बायोसाइको सोशल मॉडल से नाम से आपने याद रखना है, कम से कम
अगर वाइवा अगर होता है आप लोगों का, तो ये नाम से आपको समझ आ जाएगा, एक बंदे के जब आप एक डिजीज के बारे में पूछते हो ना, तो बंदे का आपने बायोलॉजी तो पूछ ली उससे कि जी आपको एक खांसी कब हुई, कितनी देर से चल रही है, आपको खांसी में स्पूटम तो नहीं आ रहा, स्पूटम किस कलर का था, ये तो आपने उससे पूछ लिया बायोलॉजिकल। फिर आपसे पूछोगे साइकोलॉजिकल, कि साइकोलॉजिकल एलिमेंट, क्या आप किसी मसले से डील तो नहीं कर रहे, आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं। फिर आप सोशियोलॉजी में घर के बारे में पूछोगे, फिर आप उससे पूछोगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग अर्न करते हैं, क्या आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो आपने इस खांसी का इलाज शुरू कर दिया हो। तो एक ये इंटीग्रेटेड मॉडल है हेल्थ केयर का, जिसमें आप बायो साइको सोशल मॉडल को डिस्कस करते हो। जॉर्ज एंजल ने फर्स्ट टाइम ये डिस्कस किया था 1977 एंड इट वाज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, लाइक ये मैं आपसे ऑब्वियसली ये वर्ड टू वर्ड नहीं सुनूंगी, लेकिन फिर भी आप इस मॉडल के 3 प्रिंसिपल्स अपनी जुबान में भी मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहली बात ये कि जो डिजीज होती है ना, वो किसी एक वजह से नहीं होती, वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि पर्सनालिटी टाइप का इफेक्ट आपकी कोरोनरी या आपके हार्ट के स्टेटस पे होता है। दैट इज वाई जो दिल के मरीज होते हैं ना, उनसे कहा जाता है उनके फैमिली मेंबर्स को कि इनको आपने ना ज्यादा टेंशन नहीं देनी। या आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि एकदम से किसी दिल के मरीज को कोई बुरी खबर पता चलती है तो ही सडनली गोज इन अ स्टेट ऑफ कार्डियक इस्कीमिया। क्यों? एकदम से उसके कोरोनरी आर्टरीज की वेजोस्पैज्म हो जाता है बिकॉज ऑफ सच रश ऑफ एड्रीनालिन, कि उसकी वो कंप्लायंस ही नहीं होता उसके कोरोनरी आर्टरीज में। तो आप की बात क्या की गई, तो एक में तो उसमें डिजीज एलिमेंट तो चल रहा है, साथ साथ आपने उस बंदे का साइकोलॉजिकल भी उसको देखना है, और ऑब्वियसली सोशल एलिमेंट भी साथ चलेगा कि अगर उस बंदे को टाइम से दवाई मिल रही है, वो टाइम से दवाई ले रहा है, क्या कंप्लायंस वो दवाई के साथ शो कर रहा है जिस तरह डॉक्टर ने कहा है। तो कही गई ये बात कि डिजीज का होना एक वजह नहीं है, मल्टीपल वजह हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल है इस मॉडल का। दूसरी बात ये कि एक जो इंसान होता है वो खुद भी एक सिंगल चीज नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है विच इज इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, द माइंड एंड द स्पिरिट, ठीक है, एंड योर सोशल रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली। तो एक तो डिजीज के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और चूंकि डिजीज के भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग खुद भी डिफरेंट चीजों से बना है। तो अगर सिर्फ आपकी बॉडी हो ह्यूमन बीइंग, तो आप सिर्फ एक डिजीज पार्ट को डिस्कस करो, लेकिन चूंकि ह्यूमन बीइंग में एक बॉडी है, एक माइंड भी, एक स्पिरिट भी है, दैट इज व्हाई यू डिस्कस द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, यू डिस्कस द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, द सोशल एस्पेक्ट्स व्हेन यू डील विद अ पर्सन। सो बेसिकली जो प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल 1 की एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हम डिजीज को कहते हैं कि वो मल्टीपल फैक्टर्स पे कंप्राइज करती है। एंड थर्ड इज दैट योर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स फ्रॉम अ ट्रायड टू इंटरैक्ट एंड सर्व एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज। तो ये बेसिकली बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात की है। तो इस वजह से हम बायोसाइकोसोशल मॉडल को डिटर्मिनेंटर ऑफ डिजीज कहते हैं, क्योंकि इन 3 चीजों की वजह से आप में डिजीज का होना डिपेंड करता है। जो हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन बेटा पढ़ी थी ना, उसमें सिर्फ ये कहता है कि जी सिर्फ डिजीज पार्ट को हमें डिस्कस करना, बाकी सब कुछ भी नहीं है, एलोपैथी जो है। लेकिन होलिस्टिक मेडिसिन जो है, जो कि बेसिकली बायोसाइकोसोशल मॉडल का ही फाउंडेशन है, वो ये कहता है कि हम एज अ होल एग्जिस्ट करते हैं, हम सिर्फ एक चीज नहीं है। So biological system ensures a structural, chemical and molecular study of the disease. That for example, you are suffering from peptic ulcer disease and what is the reason behind that? देखिए आपने बहुत ज्यादा डिस्प्रिन खा ली। जो आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं ना, वो आपके जो लाइनिंग होती है ना, स्टमक की लाइनिंग, उसको कम करते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन कम होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है ना, स्टमक की इनर लाइनिंग, उसको बनाते हैं। तो जब आप नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लोगे, तो उस लाइनिंग को वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और तो आप में पेप्टिक अल्सर बनने का बहुत खतरा होता है। तो ये बात हमने बायोलॉजिकली डिस्कस की कि क्यों उसमें ये पेप्टिक अल्सर का एलिमेंट आया। लेकिन फिर आपने ये भी डिस्कस किया कि साइकोलॉजिकली कि वो बंदा पहली बात है दवाई ले क्यों रहा है, ठीक है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। बहुत से लोग ऐसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं जो कि उनको नहीं पता कि उनको लेनी है, कि जी डिस्प्रिन खा लो क्योंकि दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, डिस्प्रिन से मेरा दिमाग सेट हो जाता है। तो आपने उससे एक साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी ली कि आपने ये दवाई क्यों ली, कि आपको पता था कि दवाई आपने लेनी है, और आपने इस तरह एक तो साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी आपने उससे पूछा है, ठीक है। तो डायनामिक उससे आपने पूछा साइकोलॉजिकल के, फिर पर्सनैलिटी भी पूछा। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एंक्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, उनके गैस्ट्रिक
एसिड का प्रोडक्शन लोगों में बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो लोग जिनके अंदर पेप्टिक अल्सर का इंसिडेंट ज्यादा होता है ना, दे ऑल्सो सफर फ्रॉम अ हाइपर एक्टिव, या जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी पेप्टिक अल्सर डिजीज का एलिमेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें, ये बेसिक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको कि साइकोलॉजिकल एलिमेंट को आपने जरूर रिलेट करना है डिजीज के साथ। कि जब आप एक पेशेंट की हिस्ट्री लो तो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इसीलिए हम लेते हैं। तो एक पेशेंट की आपने अगर सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी आपने हिस्ट्री लेनी सीखी हो तो उसमें साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ आप सोशल हिस्ट्री भी लेते हो। तो आपने सोशल हिस्ट्री ली पेशेंट से, दैट यू बिलोंग फ्रॉम विच क्लास, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है पेशेंट का, क्या उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो कितने, वो एक ही बात बार बार रिपीट होती है ना, अभी लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस की हमने बात। तो दैट इज व्हाई वी डिस्कस these the triad of these things as a whole and the social system as I've told you. तो द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बीपीएस मॉडल क्या है? तो हमने एक बीपीएस मॉडल की हमने जुबानी कलामी बात तो की कि जी बीपीएस मॉडल ये होता है, ये होता है, तो हमने उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह लेके आना है कि अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कैसे डिस्कस करें कि अब बीपीएस मॉडल को अप्लाई भी तो हमने करना है ना। तो किस तरह करना है? नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में आप किस तरह पेशेंट से कम्युनिकेशन करो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि उसका साइकोलॉजिकल सोशल स्टेटस कैसा है, उसका बायोलॉजिकल स्किल कैसा है। दूसरी बात इन्फॉर्मेशन केयर। इन्फॉर्मेशन केयर के जो 3 Ds हमने डिस्कस किए थे, डिजीज, ड्रग एंड डॉक्टर। तो पेशेंट को अगर आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए इन तीनों चीजों की, तो क्या आप उसको उस हद तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो? और इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाना किस तरह? बायोसाइकोसोशल मॉडल के थ्रू। कि वो अगर डिजीज के बारे में आपसे पूछता है तो आपने डिजीज के बारे में हर बात उसे बतानी है, ड्रग के बारे में बतानी है। पेशेंट का साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है कि वो आपसे हर बात पूछता है कि क्या ये मैं ठीक हो जाऊंगा। जब हम इन्फॉर्मेशन केयर पे भी आएंगे तो पेशेंट के क्वेश्चन उसमें मेंशन्ड है दैट पेशेंट is very anxious and you need to clear out everything related to the drug, the disease and the doctor to the patient. So that comes under the biopsychosocial model, that you are satisfying the patient psychologically in terms of the disease or drug or whatsoever the patient is asking you. Similarly counseling, counseling का मतलब आपको पता है ऑलरेडी आप सब लोगों को क्या है कि एक पेशेंट को आप समझाते हो कि क्यों उसके लिए एक चीज जरूरी है। तो वो भी बायोसाइकोसोशल मॉडल की क्लिनिकल एप्लीकेशन है जो हम क्लिनिकल सेटिंग्स में करते हैं। सिमिलरली द क्राइसिस इंटरवेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ केयर टू द फैमिली, तो वो भी क्लिनिकल एप्लीकेशन है द बायोसाइकोसोशल मॉडल की। अब हम बात करते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या होते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के। सो द यूज ऑफ दीज इंटरवेंशन इज एडवोकेटेड इन बीपीएस फॉर। तो बेसिकली एक चीज होती है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कि हमने पेशेंट को दवाई दी, उसने दवाई खाई और वो ठीक हो गया। लेकिन एक डॉक्टर एक डायनामिक होता है, अगर उसने यही दवाई खानी होती ना तो वो गूगल पे डालता अपना दवाई कि मुझे क्या खाना है, वो जाता फार्मेसी पे दवाई ले लेता और वो ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक डॉक्टर के पास जाने का मकसद क्या होता है कि वही बात जो मैंने लेक्चर में भी बताई आपको कई दफा, यू व्हेन यू टॉक टू अ पेशेंट एंड यू टेक द हिस्ट्री एंड यू अश्योर द पेशेंट दैट इवन इफ ही इज facing a disease, you are there for him and you will find out each and every possible way to make things easier for him or her. So this is a type of a non pharmacological intervention that you gave him or her. So कई दफा बात जो हमारे सीनियर्स हमें कहते थे कि पेशेंट कई दफा आपकी अच्छी बात आपकी रीअश्योरेंस से ठीक हो जाता है। 50% पेशेंट with the help of your kind words, you know, empathy के बारे में कितनी दफा इनिशियल लेक्चर्स में हमने बात की थी, लेक्चर्स में भी तो हमने ये बात की थी कि empathy, your counseling, your information care that you're giving the patient, this is the type of a non pharmacological intervention that you're giving the patient. तो पेशेंट आपकी अच्छी बात पे आपकी रीअश्योरेंस पे बहुत ठीक हो जाता है। अक्सर कई आप लोगों के जानने वालों में बड़े लोग होंगे जो आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि बेटा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मुझे मसला तो नहीं होगा। तो अगर आप उसको एवेलुएट कर लेते हो और आपको कह देते हो कि हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, आप दवाई खाएं, आप टाइम पर सही हो जाएंगे, तो आपकी इस अच्छी बात से उस पेशेंट का एक रिस्पांस भी बड़ा अच्छा आ जाता है कि हाँ मुझे चूंकि यकीन है। क्यों? आपने उसकी साइकोलॉजी से डील कर लिया, आपने उसकी साइकोलॉजी में जो एंग्शियस जो उसके वो एलिमेंट चल रहा था, एंजाइटी चल रही थी उसके माइंड में, आपने उससे डील कर लिया। सो दीज जो थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, दीज थिंग्स
that the counseling, the crisis intervention, the use of good communication skills, these come in the non-pharmacological interventions that you're giving the patient in the clinical practice. So I hope ये चीज आपको क्लियर हो गई। और वो क्यों ये चीज क्लियर होती है कि ये एनहांस करती है और ऑगमेंट करती है आपके फिजिकल मेथड्स को, द ड्रग एंड द सर्जिकल ट्रीटमेंट। जब आप एक पेशेंट को काउंसल करोगे कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छी है, ये ट्रीटमेंट इतनी अच्छी नहीं है, तो पेशेंट आपकी बात मानेगा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन है, आप डॉक्टर हो, आपको ज्यादा है पता है। तो जब आप पेशेंट के इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हो तो आप उसको किसी भी, बेटा काइंडली म्यूट whoever has unmuted, आई एम गेटिंग नॉइजेस और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि क्यों जरूरी है ये चीजें। ये बात मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो कम से कम आप ये पॉइंट्स मुझे बता सकते हो कि एक तो ये एनहांस करते हैं और ऑगमेंट करते हैं आपने जो उसको फिजिकल मेथड्स बताए हैं ट्रीटमेंट के। जब तक आप पेशेंट को बताओगे नहीं कि ये डिजीज कितनी लीथल है या ये डिजीज ओके है, और जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि ड्रग किस टाइम कितने बजे लेना है, और ये नहीं बताओगे आप उसको कि अगर वो ये ड्रग टाइम पे नहीं लेगा तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये क्या हुआ, ये बात आपने उससे क्या की, आपने क्या किया, नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल आपने यूज किया कि दैट यू हैव गिवन द काउंसलिंग, यू हैव टेकन द इन्फॉर्म कंसेंट, यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन केयर रिलेटेड टू द ड्रग एंड डिजीज। जिस पेशेंट को आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है वो आपके साथ ज्यादा कॉम्प्लाइंट होता है। इसीलिए जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जिनका नाम बहुत मशहूर होता है, उनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और वो क्या होती है, वो अपने पेशेंट्स का फॉलो अप रखते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने दवाई खानी है और मेरे पास 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए आना है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट का फॉलो अप रखते हैं, वो देखना चाहते हैं कि पेशेंट क्या कॉम्प्लाइंट था अपनी दवाई के साथ, क्या उसमें वो चेंजेस आ रही हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो दीज आर द benefits of a non-pharmacological intervention. Similarly, patient की satisfaction improve होती है, patient treatment के साथ adherence भी अच्छी show करेगा, और patient के साथ आपका bond भी बेहतर होगा। And the NPIs which are used for diagnostic and therapeutic advantages include, यही बात ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस दोबारा रिपीट कर दी हैं, ये ज्यादा डिटेल में बताए हैं, ये उसने जरा थोड़े बताए हैं। तो मेन ये है कि हमने पिछले वाले में काउंसलिंग इंफॉर्मेशन केयर के बारे में तो पढ़ा, सिमिलरली क्राइसिस या डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्रेकिंग बैड न्यूज एंड योर हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट्स, ये भी आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आता है कि वो कैसा इंटरवेंशन है जो बगैर दवाई यूज किया पेशेंट तक पहुंचा रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि कम्युनिकेशन क्या चीज है, सो वील स्किप दिस। एंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती हैं, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल, कि आपने मुंह से एक पेशेंट को बात बताई और पेशेंट ने मुंह से आपको बात बताई कि जी मुझ में ये मसला हो रहा है, ठीक है, ये तो वर्बल हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये होता है कि एक पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके फेस पे जो एंजाइटी का लेवल है, उसके चलने फिरने के अंदाज से आपने जज कर लिया कि पेशेंट किस हद तक डिजीज से डील कर रहा है या उससे वो सफर कर रहा है। हमसे बात हमारे सीनियर कहते थे कि जब अब मरीज आपके सामने आता है ना और वो दरवाजा खोल के एंटर हो जाता है अंदर, तो आपने वहीं से पेशेंट के 5-6 पॉइंट्स लिख लेने हैं कि पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज क्या है, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, पेशेंट किस तरह चल के आया, क्या उसका गेट या उसका चलने का अंदाज ठीक था, किसी सहारा लेके तो नहीं चल रहा, या वो ड्राउजी तो नहीं है, या उसकी वीकनेस इतनी ज्यादा तो नहीं है कि वो उसको सांस चढ़ रहा है आपके पास पहुंचते पहुंचते। तो ऐसी कम्युनिकेशन पेशेंट ने आप तक पहुंचा दी जिसमें उसको आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसको। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नंबर 1 है। नंबर 2 फॉर्मल वर्सेस नॉन फॉर्मल, कि आपने एक फॉर्मल सेटिंग में पेशेंट को एक्सक्लूसिविटी के साथ एक प्रॉपर सेटिंग में एक बेड पे बिठा के कंफर्टेबल सेटिंग में अपने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री ली और पेशेंट ने आपको सुनाई, या आपने नॉन फॉर्मल सेटिंग में जहाँ पे आपके पास एक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कि आप एक पेशेंट को एक्सक्लूसिविटी दे सको, जहाँ पे 5-6 मरीज थे और आपने उन सबके सामने पेशेंट से पूछ लिया क्योंकि आप मजबूर हो, वो पेशेंट कौन सा है, आपके पास सेटिंग ही इतनी अच्छी नहीं है कि आप पेशेंट को एक अलग रूम में एक कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया। सिमिलरली टेक्नोलॉजी के थ्रू एक पेशेंट है, जैसे हम टेक्नोलॉजी एडेड अभी लेक्चर्स कर रहे हैं,
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने पेशेंट तक बात पहुंचा दी, या एक जनरल पॉपुलेशन तक जो हम देख रहे हैं इस वक्त कोरोना वायरस के बारे में जो हम सारा अवेयरनेस देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप तक अवेयरनेस पहुंच गई है बेसिक चीजों की एटलीस्ट, कि आपने किस तरह इस डिजीज से बचना है। सिमिलरली साइंस एंड सिंबल्स दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये उसमें आ गई सारी and the tools of effective communication are the attending and listening, the active listening and verbal techniques. तो अटेंडिंग और लिसनिंग में इसमें जो की पॉइंट है एक्सक्लूसिविटी, दैट रिस्ट्रिक्शन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, कि एक्सक्लूसिव होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जब आप देखते हो ना एक प्राइस टैग देखते हो तो उस पर लिखा होता है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर अभी सेल्स टैक्स उन्होंने डाला नहीं है, एक्सक्लूसिव है ये भी, मतलब कि जो प्राइस उसकी ओरिजिनल है वही है। इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ द जीएसटी, मीनिंग जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इनटू इट। जब लिखा होता है ना इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जो प्राइस टैग लिखी है उसमें और डाल के उन्होंने आपको बताया सेल्स टैक्स है। तो यही बात है, एक्सक्लूसिविटी आपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, कि एक ऐसा सेटिंग प्रोवाइड किया जिसमें आप मरीज है और कोई भी नहीं है। और ये हर पेशेंट का राइट होता है कि जो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसकी, और वो नहीं चाहता कि वो एक ग्रुप ऑफ लोगों में अपनी बीमारी के बारे में आपको बताए। ठीक है, तो ये बात है। तो आपने अटेंडिंग और लिसनिंग सिर्फ सेटिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी में करनी है। साइंस ऑफ इन एक्सक्लूसिविटी ये सारे हो सकते हैं जिसमें आप पेशेंट की बेड साइड पे खड़े हो, आपने बेड साइड पे उसका लेना शुरू कर दिया, आपने उस अलग रूम में नहीं बुलाया, बेड साइड था और वहीं पे आप शुरू हो गए। किसी फेलो स्टूडेंट के साथ आप खड़े हो, पेशेंट वार्ड में इतने मरीज मौजूद है और आप सबके सामने आपने शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। सारे साइंस ऑफ इन एक्सक्लूसिविटी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर साइंस ऑफ इन एक्सक्लूसिविटी। उसमें एक ऑप्शन मैं आपको दे सकती हूँ जिसमें एक्सक्लूसिव हूँ मैं पेशेंट के साथ, कि मैं हूँ कि ये कह रही हूँ कि मैं पेशेंट को एक अलग सेटिंग में बिठाया हुआ, तो वो ऑप्शन, एक ऑप्शन मैं आपको इन एक्सक्लूसिविटी की दे दूंगी या 3 एक्सक्लूसिविटी की दे दूंगी, एंड वाइस वर्सा, कुछ भी बन के आ सकता है। पेशेंट को आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है और आपने साइमल्टेनियस फोकस करना है लिंग्विस्टिक एंड पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। एक तो पेशेंट की आपने जुबान सुनी कि उसकी जुबान क्या है, वो किस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, और कोशिश करनी है कि उस लैंग्वेज में आप उस तक पहुंचो। प्लस उसके पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, पैरालिंग्विस्टिक फीचर से क्या मुराद है कि उसकी टोन कैसी है, वो टोन कैसी है, वो कितना फ्लुएंट है अपनी लैंग्वेज में, वो रुक रुक के तो नहीं बोल रहा, वो एंग्शियस तो नहीं है। ये पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी स्पीच के। सो ये सारे पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं स्पीच के। बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप तक पहुंचती है एक पेशेंट की। तो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, उसकी बॉडी पोजीशन कैसी है, क्या आपके साथ वो आई कांटेक्ट रख रहा है, डॉक्टर के साथ वो कितना प्रोक्सिमिटी से बात कर रहा है, वो शायद वो नहीं है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज फीचर्स दैट आर गेटिंग टू अ डॉक्टर इवन इफ द डॉक्टर इज नॉट आस्किंग अबाउट देम। ठीक है, क्वेश्चंस कौन से टाइप के हो सकते हैं? ओपन एंडेड हो सकते हैं, क्लोज एंडेड हो सकते हैं, और लीडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जो यस और नो में आंसर होता है। इससे इंतहाई आसान कोई चीज नहीं याद करने के। यस और नो आपने क्लोज कर दिया कि यस या नो में जवाब देना और मुझे किसी चीज में जवाब नहीं चाहिए, तो यस और नो में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यस और नो किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप डिटेल बता देते हो, पेशेंट को ओपन छोड़ देते हो और आपसे डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप हॉस्पिटल क्यों आए, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि आपकी बीमारी की वजह क्या है। तो पेशेंट ओपन एंडेड हो गया, ओपन हो गया कि आपको अब डिटेल में बताएगा। एंड देन वी टॉक अबाउट लीड क्वेश्चंस। लीड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि एक से दूसरे तक लीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पेशेंट से पूछा आपको दर्द हो रही है, वो कहता हाँ। आप पूछोगे कहाँ दर्द हो रही है, वो कहेगा कि जी मुझे चेस्ट में दर्द हो रही है। आप उससे कहोगे ये चेस्ट की जो आपकी दर्द है वो कहीं और तो नहीं जाती है, वो कहेगा जी मेरे बाजू तक जा रही है। अच्छा, आप पूछोगे कि अच्छा ये बाजू तक जाती है तो किसी पोजीशन चेंज करने पे तो चेंज नहीं होती, तो क्या मैंने किया, मैं लीडिंग क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पेन का क्वेश्चन मैंने पूछा कि साइड, फिर मैंने उसकी रेडिएशन, फिर उसकी रेडिएशन के साथ उसका एसोसिएशन विद द बॉडी पोस्चर या पोजीशन। तो लीडिंग क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस दैट लीड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लीडिंग क्वेश्चंस।
फनलिंग का मतलब क्या होता है कि फनलिंग इज अ ब्रॉड टेक्निक दैट रिफर्स टू द यूज ऑफ क्वेश्चंस टू गाइड अ कन्वर्सेशन फ्रॉम अ ब्रॉडर एरिया टू अ स्पेसिफिक एरिया। तो आप पेशेंट से फनल कर देते हो कि आप उससे इतने ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन आप उससे जो उसकी पर्टिकुलर चीज है आप फनल करके डायरेक्ट उस तक पहुंच जाते हो। कि वो पेशेंट पूछता है दर्द है, आप कहते हो जी, वो कहता है दर्द है, तो आपने उससे दर्द के सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसको हो सकता है कि दर्द के साथ बीच में कोई और एलिमेंट भी चल रहा हो, लेकिन आपको चूंकि उसकी अभी दर्द से कंसर्न है, क्यों उसने बोल दिया कि चेस्ट में पेन है, और चेस्ट में पेन आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि कोई इसको हार्ट की कंडीशन ना हो, तो आप बजाय कि उससे ये पूछना शुरू कर दो कि जी दर्द के साथ साथ आपको और क्या चीज थी, आप अभी फनल होके सिर्फ दर्द के सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एज अ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपने पैराफ्रेजिंग की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उससे एक लंबी बात पूछना चाह रहे हो, for example paraphrase material is a shorter material than the original passage. for example अगर आप उससे एक लंबा सवाल पूछना चाह रहे हो जो कि आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि मुझे मरीज से एक सवाल पूछना है दर्द के बारे में, और दर्द के बारे में ये सवाल पूछूंगा व्हाट काइंड ऑफ पेन यू आर फीलिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ ये एक लंबा सवाल है, लेकिन चूंकि वो एक लंबा सवाल है, आपके पास टाइम नहीं है एक सवाल को आप लंबा कर सको, आप अपनी जुबान में सवाल को छोटा करके भी पूछ सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम into a big question के what type of pain you have, where it is radiating, कि आप इसको लंबा करके पूछो, आप उसे पार्ट्स में पूछो। पहले आप पूछो कि दर्द किधर है, वो जवाब देगा, फिर आप पूछो कि वो रेडिएट कहाँ हो रही है, फिर वो जवाब देगा। क्या किया आपने? पैराफ्रेजिंग की। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ बिग क्वेश्चन यू आर आस्किंग हिम लिटिल क्वेश्चंस, यू आर पैराफ्रेजिंग इट। सो ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग विद पैराफ्रेजिंग की। And we'll talk about selective reflection. Selective reflection का मतलब क्या है कि पेशेंट की फीलिंग क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं रिफ्लेक्शन का मतलब होता है हाउ यू रिफ्लेक्ट अपॉन समथिंग, हाउ यू फील अपॉन। तो अगर आप पेशेंट से पूछते हो कि आपको ये दर्द जो हो रही है कि आपको क्या फीलिंग आती है, तो वही कहता है कि जी मुझे तो डर लग रहा है कि मुझे ये दिल का मसला तो नहीं हो गया, या मुझे डर लग रहा है कि अगर ये मैंने ज्यादा देर कर दी, मैंने ज्यादा देर तो नहीं कर दी आप तक पहुंचने में। तो एक पेशेंट की फीलिंग्स के बारे में पूछना रिलेटेड टू द डिजीज, तो वो क्या था, वो सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन के अंदर आता है, वो ऑब्जेक्टिवनेस के अंदर आता है, हाउ दे फील अबाउट द डिजीज। एंड एम्पैथी बिल्डिंग के बारे में मैं डिटेल नहीं ज्यादा जाऊंगी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को किसी और की पोजीशन में रख के सोचो कि क्या वो फील कर रहा है। सो दैट कम्स अंडर एम्पैथी एंड अ डॉक्टर शुड शो एम्पैथी। सिंपैथी शो नहीं करनी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है कि आप किसी के लिए सॉरी फील करो, लेकिन अगर किसी के लिए आपको एम्पैथी, आप कभी भी उसके लिए सॉरी फील नहीं करोगे, आप उसको ऐसे जिसे कहते हैं एडवाइस दोगे जो आप अपने आप को देना चाहोगे कि ठीक है आपको मसला हो गया, मैं आपके लिए मौजूद हूँ और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये करें, ठीक है। तो व्हेन यू आर आस्किंग अ पेशेंट समथिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू से ओ पुअर यू, आई फील सो बैड फॉर यू, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, तो ये एक सिंपैथी आप शो कर रहे हो, ये आपने कुछ एम्पैथी शो नहीं की। क्योंकि अगर ये सेम कंडीशन आपके साथ हो तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कोई आपके लिए सॉरी फील करे। These are the factors that can improve your communication and skills, and these can obstruct, जो कि हम already देख चुके हैं। Now you can ask me questions related to lecture 2 and we'll jump to lecture 3. You can unmute your mics. Ma'am, in exclusivity. बेटा one by one. जी बेटा पूछो। मैम इन एक्सक्लूसिविटी बताइए। बेटा इन एक्सक्लूसिविटी से क्या मुराद है, ठीक है। आपको एक्सक्लूसिविटी की समझ आई है? जी मैम, बस वो थोड़ा सा आप डिफरेंस बता दें फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेटा एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट को एक एक्सक्लूसिव सेटिंग में रखना है जहाँ पे आपके और उसके अलावा कोई भी ना हो, एक्सक्लूसिव हो आप, ठीक है। अगर एक आपके साथ एक और डॉक्टर बैठा हो, या आपके साथ एक स्टूडेंट बैठा हो, या पेशेंट के साथ 3-4 उसके खानदान के लोग बैठ जाएं, तो वो एक इन एक्सक्लूसिव सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके थैंक यू मैम जी। तो ये फर्क है। बाकी दूसरा सवाल बेटा क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी फनलिंग और पैराफ्रेजिंग एक ही चीज है क्योंकि आपने बेटा फनलिंग होती है ना, उसमें फनलिंग में ये चीज होती है कि पेशेंट से आपके पास ना अपने पेशेंट से बहुत बातें पूछनी है, ठीक है, लेकिन आप एक बात पूछते हो उससे जो कि आपको लग रहा है, आप बीइंग अ डॉक्टर, बी हैविंग एक्सपीरियंस, आप उससे एक बात के बारे में शुरू होते हो जो आपको लग रहा है अभी मोर इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, वो फनलिंग है, दैट यू आर आस्किंग अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट कम्स अंडर फनलिंग, यू हैव फनल्ड इन टू अ ब्रॉडर थिंग, आपने उसको फनल करके इम्पोर्टेंट थिंग पे आ गए हो। पैराफ्रेजिंग में ये आता है कि आपने छोटी छोटी चीजें पहले पूछी, मतलब कि आपने पेशेंट से एकदम नहीं पूछ दिया दर्द कहाँ हो रही है, किधर हो रही है, कितनी देर से हो रही है, कहीं जा तो नहीं रही, कोई पोस्चर चेंज, ये आपने एकदम से पूछ दिया। अब मरीज कंफ्यूज हो जाएगा, जी अभी मुझसे डॉक्टर ने पहले क्या पूछा था। आपने उससे पार्ट्स में पूछा, पैराफ्रेज किया। आप पहले पूछोगे दर्द कहाँ हो रही है, वो जवाब देगा, फिर आप पूछोगे कि दर्द आपको और किधर महसूस हो रही है, आपको दर्द कितनी देर से हो रही है। तो एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर, यू आर पैराफ्रेज्ड इट। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बेटा फनलिंग के बारे में मैं आपको ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक पेशेंट को, एक मेरे पास पेशेंट आया, उसको पेन के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, और उस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ उसको वॉमिटिंग का इशू भी चल रहा है, 3 चीजें चल रही हैं उसको। अब मैं उससे तीनों चीजों के बारे में शुरू हो जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ क्योंकि उसने पहले मुझे बता दिया कि मुझे सीने में दर्द है। अब मैं सीने में दर्द के साथ साथ उससे ये सवाल जवाब करना शुरू कर दूं कि जी आपका सांस क्यों फूल रहा है, कब से फूल रहा है, आपको उल्टी आ रही है, कब से आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है। इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, और मैंने जो इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन लेने हैं उसको बचाने के लिए मेरे पास टाइम कम रह जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, फनल कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे था लगा कि पेन इन चेस्ट के बारे में मुझे पूछना चाहिए और उसकी बेसिस पे मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दूं, तो मैंने क्या कर दिया, फनल कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, ठीक है, दिस इज फनलिंग। लेकिन पैराफ्रेजिंग क्या है कि पैराफ्रेजिंग में मैंने एक पैराग्राफ नहीं पेशेंट को उठा के दे दिया कि जी पैराग्राफ में एक सवाल पूछ दिया कि पेन क्यों है, किधर है, कब से है, कितनी देर से हो रही है, कोई आप पोस्चर चेंज कर रहे हो कि किसी दवाई से कम हुई ज्यादा हुई। मैंने क्या किया, एकदम सवाल पूछ दिया एक पैराग्राफ की फॉर्म में। आपने पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछने, आपने उनकी पैराफ्रेजिंग कर देनी है। एक क्वेश्चन पूछना है, पेशेंट को टाइम देना जवाब देने का, फिर आपने सवाल पूछना है, फिर आपने टाइम देना जवाब देने का। आपने समझ किया फनलिंग में और पैराफ्रेजिंग में क्या फर्क है। ठीक है बेटा, म्यूट कर दे माइक। अब लेक्चर नंबर 3 को हम क्विकली करते हैं क्योंकि टाइम भी उस तरह है। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, वो जो आपने क्राइसिस इंटरवेंशन बताया था उसमें क्या मतलब क्राइसिस किस रिलेटेड था? बेटा क्राइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, लेक्चर नंबर आई थिंक 4 या 5 में क्राइसिस के बारे में आएगा। क्राइसिस के हमने 3 फेजेस पढ़े थे ना, इमरजेंसी फेज, रिहैबिलिटेशन फेज एंड रिकवरी फेज, कि एक पेशेंट किन फेजेस से गुजरता है जब क्राइसिस, तो वो भी आएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है बेटा हमारा, जिसमें हम पढ़ते हैं काउंसलिंग के बारे में, ये आ गया क्राइसिस, और इंफॉर्मेशन के बारे में, और क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में। सो व्हाट इज काउंसलिंग? Counseling is a technique, important definition, लिख लें आपने कहीं लिखना तो, it's a technique that aims to help people themselves by development of a special relationship between the counselor and the patient, his or family or a colleague. तो एक ऐसी टेक्निक आपने एस्टेब्लिश की अपने और अपने पेशेंट के दरमियान, हम पेशेंट तक महदूद रहते हैं, जिस तक आपने उसके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप किया ताकि आप उस तक अपने कम्युनिकेशन पहुंचा सको, उसे किसी ट्रीटमेंट पे आमादा कर सको आपकी बातों के थ्रू। तो वो काउंसलिंग में आएगा कि कहते हैं काउंसल करते हैं। आप हमारे पास भी आते हो, फैकल्टी मेंबर्स ने काउंसलिंग सेशंस अब ऑन कैंपस रखे। तो काउंसलिंग क्या था कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ एक स्पेशल बॉन्ड या स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप करती हूँ जिसमें वो मेरे पास आए और मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। सो द एम ऑफ काउंसलिंग इज टू अचीव अ ग्रेटर डेप्थ of understanding and clarification of a problem, a conflict, and it mobilizes the personal coping abilities. कॉमन सिनेरियोज जिसमें आपने काउंसलिंग को इंक्लूड करना है तो वो कौन से हैं? यू हैव टू ब्रेक अ बैड न्यूज टू द पेशेंट। कार्डियोपल्मोनरी सीपीआर आपने एक मरीज का किया और आप वो फेल हो गया, तो आपने उसके फैमिली मेंबर्स को ये बैड न्यूज ब्रेक करनी है कि जी हम आपके मरीज को बचा नहीं पाए। तो आपने किस तरह काउंसलिंग की कि जी हमने पूरी कोशिश की है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हम आपके मरीज को नहीं बचा पाए। ये आपने काउंसलिंग की, ये नहीं बता दिया जी आपको मरीज मर गया हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या आपने शो किया? एम्पैथी शो किया आपने, कुछ भी शो नहीं किया। आपने पेशेंट को काउंसिल किया एम्पैथी के साथ कि दैट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, द पेशेंट वाज वेरी मच प्रेशियस टू अस, वी ट्राइड all the things that we could do, but unfortunately we could not save the patient. That is how you're counseling the family members related to the CPR technique that has been failed. Similarly, abnormal बेबी की बर्थ होना, एक एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स के घर स्टिल बर्थ हो जाए बेबी की, या कॉली और एक नर्स में आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, उसमें भी आपने काउंसलिंग करनी है, नर्स की भी और अपने कॉलीग की भी।
एक काउंसलर के बेटा ट्रेड्स क्या होते हैं, तो जनरली एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, बोलते हैं ना अनकंडीशनल होना चाहिए आपको। अनकंडीशनल से ये मुराद है कि आपने कोई कंडीशंस नहीं रखने कि अगर ये फलाना पेशेंट मेरे लिए मिठाई लेके आएगा तब भी मैंने उसको अच्छा काउंसिल करना है, वरना मैं तो कोई नहीं। तो अनकंडीशनल ना, लव इज सपोज टू बी अनकंडीशनल एंड डॉक्टर पेशेंट जो रिलेशनशिप है इट इज सपोज टू बी बिल्ड ऑन एम्पैथी। तो एम्पैथी जहां होगी वहां आप खुद ब खुद अनकंडीशनल हो जाओगे। empathetic understanding, warmth and genuineness, your clarity and here and now। पेशेंट आपके पास जब भी आपके पास मौजूद हो तो आपने उसके प्रेजेंट या हेयर एंड नाउ जो आपकी उसकी प्रेजेंट फीलिंग्स है उसको आपने कंसिडरेशन में रख के उसकी आपने काउंसलिंग करनी है। क्या क्वेश्चन जो है नहीं होने चाहिए पेशेंट को। डोंट आस्क व्हाई क्वेश्चन। व्हाई के लिए मरीज आपके पास खुद आया कि क्यों है मुझे मरीज। अब आप मरीज आए, वो कहेगा जी मुझे डॉक्टर साहब वॉमिटिंग हो रही है, आप पूछो क्यों, तो वो कहेगा कि मुझे मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो स्टुपिडिटी शो नहीं करनी, व्हाई के लिए पेशेंट आपके पास आया। शुड नॉट यूज शुड एंड ऑट। पेशेंट को आपने मॉरलाइज नहीं करना कि आप तुमने ये खाना खाया था ना तुम्हारे साथ सही हुआ है और खाओ तुम, तो शुड एंड ऑट। आप तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ सही हुआ, मॉरलाइज नहीं करना पेशेंट को। हम यहाँ पे कोई वो आलम फाजल नहीं बैठे हुए कि मरीज को कहना शुरू कर दें कि जी तुमने ठीक किया या तुमने ठीक नहीं किया। मरीज को एक मसला हो गया, अब आपने मसले का हल निकालना है। प्रॉब्लम हो गई है, अब प्रॉब्लम का हल निकालना है। अब आप पास्ट में चले जाओ और पास्ट को देखना शुरू कर दो तो वो नहीं हो सकता। हाँ, आपने पास्ट हिस्ट्री जरूर लेनी है कि मरीज ने ऐसी कौन सी दवाई खाई या मरीज का ऐसा क्या हैबिट था, कोई स्मोकिंग का हैबिट तो नहीं था। अब आप उसको कहना शुरू कर दो कि तुम स्मोकिंग करते थे ना, तुम पीते थे ना अल्कोहल, सही हुआ तुम्हारे साथ, तो ऐसे मरीज नहीं मुझे डील करना है। तो ये कोई आपका काम नहीं है। आप यहाँ पे कोई वो नहीं बैठे हुए मॉरल कोई स्कॉलर नहीं बैठे हुए। आप एक डॉक्टर हो, अपने पेशेंट को डॉक्टर बन के ट्रीट करना है। पेशेंट को ब्लेम नहीं करना, अपने एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ आपने शेयर नहीं करना कि मुझे भी ये मसला हुआ था तो मैंने तो नहीं ऐसे किया। Obviously you are more educated, you have more facilities, you have more information and don't invalidate the patient feelings। अगर पेशेंट कोई आपको अपनी फीलिंग बता रहा है तो आपने उसको इनवैलिडेट नहीं करना। आपने ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम बकवास कर रहे हो, तो आपने ये नहीं कहना उसको। पेशेंट की फीलिंग्स जेन्युइन होती है और जो बंदा जिस बंदे को मसला होता है उसी को ही पता है उसके साथ क्या हो रहा है, हम जो मर्जी कहते हैं उसको। इन्फॉर्मेशन के बेटा 3 Ds आपको पता है क्या है, द डिजीज, द ड्रग एंड डॉक्टर। तो मरीज तक इन तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना इंफॉर्मेशन केयर में आता है, ठीक है। तो मरीज आपसे अपने डिजीज के बारे में पूछ सकता है जो आप उसको इंटरवेंशन या ड्रग दे रहे हो, और आपके बारे में भी पूछ सकता है कि आप उसको ऐसी कौन सी सलाह दे रहे हो, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन केयर में आ रहा है। सो पेशेंट आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद मी। तो पेशेंट सीक्स द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किस चीज का, ऑब्वियसली the disease, why have developed the disease, etiology, the cause, etiology का मतलब है cause, is there an effective treatment to the disease, is the treatment safe and are there any side effects। तो ये भी ड्रग के बारे में पूछ लिया। Similarly, how long will I take to recover, is there any restriction and so on। ये सारे क्वेश्चंस पेशेंट आपसे पूछ सकता है डिजीज, ड्रग और डॉक्टर, और आपका काम है उस तक इन 3 Ds के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। बेटा क्राइसिस या डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस क्या चीज होती है। Crisis is a situation which holds a potential for great individual growth provided that the appropriate decision are taken। तो एक ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर आप एक टाइमली डिसीजन ले लो जिससे एक पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकता है, या एक पेशेंट की आप तक मोर जिसे कहते हैं इंडिविजुअल ग्रोथ हो सकती है। कि आपने क्राइसिस के मोमेंट में, बेसिकली क्राइसिस को आम जुबान में कहा जाए कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें टाइमली डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, वो क्राइसिस इंटरवेंशन है। जैसे कि मेरे जानने वालों में एक अंकल को अभी हुआ था पिछले महीने, हार्ट अटैक हुआ था, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था। तो क्या था, वो क्राइसिस सिचुएशन था और उसके अंदर डिसीजन बहुत जल्दी लेना है आपने कि मरीज को फौरन अस्पताल लेके जाना है और फौरन आपने उसको जो इंटरवेंशन या स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन, या बेटर सबसे बेस्ट चीज होती है आप प्राइमरी पीसीआई करवाओ कि उसके अंदर एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी के थ्रू स्टेंट डलवाना, ये बेस्ट है, ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ एसके सेकंड पे आता है। फर्स्ट में आपने स्टेंट या जो भी आप करना चाहो। तो ये क्या है सिचुएशन है, ये क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब क्या, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें टाइमली डिसीजन लेने बहुत जरूरी होते हैं। तो एक सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल होता है एक पेशेंट की ग्रोथ हो सके अगर आप टाइमली डिसीजन ले लो।
So crisis is a period of disorganization characterized by trial and error attempts to reduce the discomfort. So the resolution of crisis results in increase or decrease of personal level of functioning. तो अगर आप सही डिसीजन लो गलत लो, जो भी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है. क्राइसिस किन किन किस्म के हो सकते हैं? डेवलपमेंटल क्राइसिस एंड सिचुएशनल क्राइसिस. अब डेवलपमेंटल क्राइसिस कौन सा हो सकता है जो हम सब अपने पॉइंट पे फेस करते हैं? ये एक ऐसा क्राइसिस है जो कि एक ह्यूमन मैचुरेशन या ह्यूमन ट्रांजिशन में आप फेस करते हो. जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो आपने डिसीजन लेना है, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, वो डॉक्टर बताएगा पेशेंट को या पेशेंट के हस्बैंड को. सिमिलरली अर्ली चाइल्डहुड के डिसीजंस होते हैं एडोलेसेंस में, मैरिज में, डाइवोर्स में, हॉस्पिटलाइजेशन. एज आई हैव टोल्ड यू कि आपके लव वंस कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज होते ही हैं, डेथ ऑफ अ लव वन. तो ये डेवलपमेंटल क्राइसिस है, जो डेवलपमेंट आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो और आप ऐसे चीजें फेस करते हो. सेकेंड टाइप होती है बेटा सिचुएशनल क्राइसिस, जो कि हर बंदा फेस नहीं करता, और अगर करता है तो वो बहुत सिचुएशन डिपेंडेंट है और वो एक स्ट्रेसफुल या ट्रोमैटिक इवेंट है. फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया किसी इलाके में, अर्थक्वेक आ गया, रेप या वॉर या मर्डर. तो ये एक सिचुएशनल क्राइसिस है जो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, एंड इट इज नॉट that you face it while you are transitioning as a human being. So I hope the types of crises are cleared out into your mind. The three phases of disaster management include the emergency phase, जिस वक्त आपको इमरजेंसी पड़ गई है क्राइसिस की. दूसरा क्या है? रिहेबिलिटेशन फेज, जिसमें अब आप रिहेबिलिटेट कर रहे हो, जिसमें आपको अब जरूरत है, जिसमें आप रिहेबिलिटेशन का बेसिकली मतलब वो होता है जिसमें आप अपने अब रिगेन कर रहे होते हो अपने फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन को रिगेन करना रिहेबिलिटेशन की डेफिनेशन है. एंड रिकवरी में जब आप फुल्ली रिकवर हो जाओ और आप 100% हो जाओ, वो आप रिकवर हो गए. सो देयर आर 3 फेजेस ऑफ क्राइसिस. फेजेस 3 है और टाइप्स 2 है. इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, टाइप 2 है और फेजेस 3 है. इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन फेज एंड द रिकवरी फेज. ये आपका मॉडल है रॉबर्ट का 7 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस, जिसमें स्टेज 1 आपने लिथैलिटी को एक्सेस नहीं असेस किया कि एक जो क्राइसिस सिचुएशन है वो कितना लीथल है. सेकेंडली आपने एक रिपोर्ट एस्टैब्लिश की. रिपोर्ट का आपको मतलब क्या पता है कि आपने रिपोर्ट क्या किया? एक गुड कम्युनिकेशन, एक गुड आपने अपना स्टेटस डेवलप किया विद द पेशेंट के पेशेंट आप पे ट्रस्ट कर सके, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल तक पेशेंट आपसे बात कर सकते हैं. आपने एक अच्छा रिपोर्ट डेवलप किया, और जब आपने एक अच्छा रिपोर्ट डेवलप किया तो पेशेंट ने आपको मेजर प्रॉब्लम्स से आपने आइडेंटिफाई किया, डील किया आपने फीलिंग्स के साथ, आपने ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किए कि अच्छा अगर मैं एक ऐसी सेटिंग में मौजूद हूँ जहाँ मैं पेशेंट की एंजियोग्राफी नहीं कर सकती, तो मैं कैसे उसके ऑफर कर सकती हूँ चीजें जो कि वक्ती तौर पे उस तक ठीक है. तो कहा यह जाता है कि आप एज अ डॉक्टर आपने अपने घर में लाजमी एक कार्डियक किट बना के रखे हैं आप सब लोग. इसमें डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, और ये आपके पास 2-3 मेडिकेशन होनी चाहिए. डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ऐसी मेडिकेशंस, नाइट्रोग्लिसरीन के जो सबलिंगुअल वो होते हैं टैबलेट्स, वो आपके पास होने चाहिए. तो क्या किया आपने कि आपने अपने घर में ऑलरेडी इस तरह की चीजें रखी होनी चाहिए, जिसमें अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कुछ भी हो, या हम BHU की जो सेटिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर इनिशियल ट्रीटमेंट देके पेशेंट को भेज देता है कि जाएं लाहौर ले जाएं, या जाएं एक फॉरेन पेशेंट को गवर्नमेंट सेटिंग टर्शरी केयर में लेके जाए, मैंने इनिशियल ट्रीटमेंट लगा दिया. तो आपने अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करके पेशेंट को इनिशियली सेट कर दिया और कह दिया. उसके बाद आपने डेवलप एक्शन प्लान एंड फॉलो अप ऑफ द पेशेंट. सो ये 7 स्टेज क्राइसिस वो मॉडल क्राइसिस पेशेंट का मैनेजमेंट है. तो बेटा आपने ये याद रख लेना, these are the types of crisis, this is the phase, and this is the crisis management का मॉडल. तो आई होप ये क्लियर है. थैंक यू. इसमें कोई भी क्वेश्चन आप पूछें, विल जंप टू लेक्चर नंबर 4. मैम नो जो क्वेश्चन. क्राइसिस का टेबल है मैम, वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या मतलब किस चीज से? बेटा वो आपसे वाइवा में मैं जनरली पूछ सकती हूँ कि आप रॉबर्ट का मुझे बता दें कि आप किस तरह आप एक क्राइसिस सिचुएशन में आ गए हैं और आपने मुझसे डील करना है. तो आप
रॉबर्ट्स के 7 स्टेज मैनेजमेंट में किस तरह आप डील करना शुरू करेंगे? तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम मैं पहले लिथैलिटी को एक्सेस करूं, फिर मैं एक अच्छा रिपोर्ट एस्टेब्लिश करूं, और फिर आप पेशेंट मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, फिर आप फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो। तो इस तरह ना आप मुझे जनरली बता सकते हो कि जी मैं इस तरह अप्रोच करूंगी क्राइसिस की सिचुएशन। ओके मैम, ठीक है बेटा। लेक्चर मैम 4 हम जिस हाँ तरह हमने जी ये फेज हाँ जी जिस तरह हमने फेजेस पढ़ी हैं क्राइसिस की, हाँ जी इमरजेंसी फेज या रिहैब फेज या रिकवरी फेज, तो आगे जो इसका जो मॉडल है 7 स्टेज मॉडल, ये इसी को एक्सप्लोर किया या ये कोई अलग चीज है बेटा। उससे जो हटके? जो 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 ये फेज है ना, ये फेज है, जी ये दिस इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेशेंट, कि एक पेशेंट पे इमरजेंसी पड़ी है, उसके बाद जब इमरजेंसी पड़ गई है तो वो अब रिहेबिलिटेशन में चला गया, अब वो अपना नॉर्मल फंक्शन गेन करने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड फेज में वो फुली रिकवर कर गया है। जो मैनेजमेंट है वो हम लोगों ने करनी है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम किस तरह क्राइसिस की मैनेजमेंट करेंगे। सही है। ठीक है, तो बेटा लेक्चर नंबर 4 है, ये हम स्टार्ट करते हैं। मैम हमने कितने लेक्चर्स करने हैं अभी इसमें? 5? बेटा इसके बाद एक और है, तो ये छोटे छोटे लेक्चर्स है ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसमें जनरल, क्योंकि आपने देखा लेक्चर नंबर 3 में भी दोबारा एम्पैथी की बात हुई, लेक्चर नंबर 2 में बीपीएस मॉडल की बात हुई, जो लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हो गई थी। तो एक लेक्चर्स होते हैं उनमें की बात बार बार रिपीट होती है, तो मैं इनको ना बस गो थ्रू एक अच्छा सा आप लोगों का हो जाए, ताकि इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें ना साथ ही। अच्छा, तो लेक्चर Actually, I नंबर have another class at 5 o'clock and I'm already late for that. ठीक है फिर बेटा, हम लेक्चर नंबर 4 तक ही फिर डिस्कस करते हैं, तो फिर लेक्चर नंबर 5 हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, Okay, मैम। तो लेक्चर नंबर 4 के ऊपर बेटा हम क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। सो बेटा आजकल वो बात आपसे करनी थी कि 3:30 के टाइम भी हमारी क्लासेस होती हैं, तो अच्छा मैम काइनी के साथ तो क्लैश आ रहा है, तो आप अपने ही क्लास के टाइम पे रख दिया करें। बेटा अपने क्लास का टाइम का मेरा इशू ये है कि मैंने एक सेक्शन के लिए तो 3 नहीं सेक्शन गई से करवाने हैं, मैंने बेटा वो 3 तो सेक्शन से करवाने हैं। पहले आई थी वो चली गई है, तो उन्हें क्या, हमें क्या पता फिर कहाँ गई है वो। बेटा आवाज आ रही है मुझे किसी के घर से। मलिहा, बेटा काइंडली म्यूट योर माइक। मैम आप 6:30 के बाद फिर रख लिया करें, क्योंकि सारी क्लासेस फिर तब खत्म हो जाए, तो आप तीनों सेक्शन के इकट्ठे तब ले सकती हैं। अच्छा बेटा, मैं ना फिर कहती हूँ ये फातिमा, शाइस्ता और उसामा रफीक, ये तीनों अपने अपने सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव बने, और फिर मुझे ना एक कॉमन टाइम स्लॉट बताएं। ठीक है ओके मैम। ठीक है पर मैम। मैम, ठीक है। मैम जो मेजर इशू आता है वो ये आता है कि मैम मेल भी आपकी, मतलब एक बच्ची ने ग्रुप में मैसेज किया था मेडिकल फिजिक्स के कैसे से मैम की क्लास होगी, तो मैम वहां से पता लगा था। तो मैम कोई प्रॉपर मेल या कुछ इस तरह का यूट्यूब पे नोटिफिकेशन बेटा या मैंने मूडल पे मैंने आते हैं डाला था। प्रॉपर हम लोगों को मैसेजेस, शाइस्ता बताती जाती जैसे जैसे आप करती है ना, वो फौरन स्क्रीनशॉट्स मैम लेके ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, ग्रुप तो में सेंड कर वहीं पे देती सबको है। मिल जाता है। एक्चुअली मैं ग्रुप में मैं सबको सेंड कर देती होती हूँ, लेकिन अब ये होता है कि जैसे अब देखें मैंने कितने दिनों का ग्रुप बनाया हुआ है, अब कल रात को 2 बच्चे ऐड हुए हैं ग्रुप में, मैंने सबको लिंक भेजा हुआ है, पर्सनली सिंगल सिंगल करके भेजा हुआ है, ग्रुप्स में भेजा हुआ है। अब 2 बच्चे रात को ऐड हुए हैं, अब उनको पता नहीं था, उनको भी मैंने फिर दोबारा बताया, फिर जैसे ही मैंने ग्रुप में बताया कोई फिर 2 बात नहीं मिनट बेटा, देखो कोई आपका ये आपकी ड्यूटी नहीं है, आप खुद ये काम करते हो, ये आपका बहुत अच्छी काम है कि आप मेरी बात सुनते हो, तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू देम। तो इसमें आपने ना ये नहीं होना कि आपसे कोई शिकायत करते है कि तुमने मुझे नहीं बताया, तो ये आपका काम नहीं है, ये आप मेरे लिए फेवर कर रहे हो कि आपने उन तक अपना पैगाम पहुंचाया। ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग ऑन योर पार्ट कि आप शाइस्ता, उसामा रफीक, राजिया, ये लोग बता देते हैं अपने सेक्शंस तक। स्टूडेंट्स का काम ये कि ये मूडल का टाइम टू टाइम चेक करें। मैंने 2 दिन से मूडल पे अनाउंसमेंट डाली हुई है रिवीजन क्लास की। ठीक है, अब यस आप नहीं मूडल चेक करते तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, और ये कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक पैगाम पहुंचे, क्योंकि बेटा आप लोग 3 सेक्शन में मेरे 300 स्टूडेंट्स हो, अब मैं 300 स्टूडेंट्स को कैसे मेल करूँ, मुझे एक आप तरीका बता दें। तो दैट इज वाई आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ये है। और सीधी बात है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिस स्टूडेंट ने लेक्चर लेना है ना, वो उसको पता होगा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड भी होना है और मुझे टाइम पे क्लास भी लेनी है। सो लेम एक्सक्यूजेस चलते नहीं है यहाँ पे। मैं चूंकि खुद बिहेवियरल पढ़ाती हूँ, तो मुझे बिहेवियर का पता है कि जिसने पढ़ना है ना उसने पढ़ना, और जिसने नहीं पढ़ना उसने नहीं पढ़ना। सो यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू डू दैट। तो बेटा हम जल्दी से लेक्चर नंबर 4 को रिवाइज करते हैं, ताकि जिनका दूसरे सेक्शन का स्टार्ट हो गया है ना, वो अटेंड कर लें उसको। ठीक है,
लेक्चर नंबर 4 में बेटा सिंपल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, वेयर टू फोर्सेस अपोज ईच अदर एंड कॉजेस क्या हो सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की एक क्लिनिकल सेटिंग में, कि पेशेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं है कि उसको प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिला, या एक फीमेल पेशेंट किसी मेल पेशेंट से अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती एंड सो ऑन। तो दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट यू फेस इन अ मेडिकल सेटिंग। सो ये सारी वही बातें हैं कि किस तरह आप ये कॉन्फ्लिक्ट के पेशेंट अज्यूम करे, या एक जो डॉक्टर है वो एब्सेंट हो अपनी ड्यूटी से, हरास करे अपने साथ वाले लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन हो। सो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करती हैं। मेथड क्या होता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, कि उसका मेथड ये होता है कि आपने ऑर्गेनाइज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी है, और आपने कभी भी रेजोल्यूशन को पोस्टपोन नहीं करना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि द वर्स्ट वे टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट इज टू डैश पोस्टपोन इट्स रेजोल्यूशन। सो आपने किस तरह करना है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हेड ऑन मीट करना है, कि जिसके साथ प्रॉब्लम आ रही है आपने उसको डायरेक्ट मीट करना है। पेशेंट को टाइम पे खाना नहीं मिला, आपने उससे बात करनी है कि आपको टाइम पे खाना नहीं मिला, फिर आपने वहाँ के जो प्रोवाइडर्स थे, केटरर्स थे, आपने उनसे डायरेक्ट बात की कि आप काइंडली पेशेंट को टाइम पे खाना पहुंचाएं, पेशेंट नीड्स फूड एट टाइम। सो जो गवर्नमेंट सेटिंग है ना, जैसे मेयो हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जो केटरर्स होते हैं वो पेशेंट को 3 टाइम खाना मिलता है वहाँ पे फ्री में। तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को हेड ऑन आपने डील करना है, ठीक है। आपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखनी है। आपने फ्री कम्युनिकेशन के साथ, अगर आप एक पार्टी को सुन रहे हो तो आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी दूसरी पार्टी के साथ। फ्री कम्युनिकेशन एंड है ना, और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को फ्री कम्युनिकेशन के थ्रू डील करना है। एंड देन अग्री टू डिसएग्री। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट agreeing, two parties are not agreeing on a thing, you just have to agree to disagree, कि ठीक है हम अगर नहीं किसी बात पे पहुंच पा रहे तो हम agree करते हैं कि that we cannot agree on anything. So that is how healthy conflicts or healthy arguments are dealt with. जैसे कि मैंने अभी आर्ग्यूमेंट या अभी कॉन्फ्लिक्ट डील किया बच्ची के साथ, वो मुझे कह रही थी कि बच्चे नहीं लिंक ज्वाइन करते, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन करते, तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रेजोल्यूट किया, मैंने इस तरह रेजोल्यूशन की कि मैंने उसे हेड ऑन डील किया। मैंने कहा मैंने, और फ्री कम्युनिकेशन एंड विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू नाउ, कि जिसने पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना। मैं किसी को कैसे एम्फेसाइज करूं कि प्लीज पढ़ लो, मेरा काम है आप तक रिसोर्स पहुंचाना और आपका काम है रिसोर्स तक पहुंच जाना, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू resolve a conflict. So you leave your individual egos out of it, and the best method of dealing with a conflict is that you prevent them. And breaking a bad news, any news that adversely affects an individual view of his or her own future is considered bad news. For example, एक patient तक आप ये bad news पहुंचाओ that you have a stage 4 cancer and you have very less time to live, तो क्या हुआ, अपने फ्यूचर के बारे में वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो एक बैड न्यूज वो चीज है जो कि आपके फ्यूचर के थिंकिंग को या किसी भी फ्यूचर के एस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। सो दिस इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ बैड न्यूज। सो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है कि आपके 5 स्कूल्स होते हैं बैड न्यूज ब्रेक करने के, जो कि मैं आपको जनरली बताऊंगी, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मोस्ट रिकमेंडेड बेटा बैड न्यूज ब्रेक करने एक पेशेंट को स्कूल ऑफ थॉट क्या है, दैट इज द बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल में अगर आपने पेशेंट तक बुरी खबर पहुंचानी है तो पहली बात आपने उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, एक्सक्लूसिविटी दी, उसको कंफर्टेबल सिटिंग दी, काम होके पेशेंट की बात सुनी। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, पेशेंट का परसेप्शन पहले पूछोगे कि उसको क्या लगता था कि उसकी डिजीज किस किस्म की है और उसको क्या लाइफ से एक्सपेक्टेशंस थी। थर्ड स्टेप, पेशेंट को फिर आप इनवाइट करोगे, अब वो आपसे सवाल पूछे कि क्या उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने हर इन्फॉर्मेशन मरीज तक नहीं पहुंचानी जिससे वो डर जाए, आपने पेशेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है जिसके बारे में उस तक इल्म होना जरूरी है और वो आपसे उस हद तक पूछे। लेकिन आप पेशेंट को हर छोटी छोटी डिटेल भी बता दोगे ना, पेशेंट डर जाता है बहुत जल्दी। तो ऑब्वियसली अगर एक स्टेज 4 का पेशेंट है तो वो तो बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो आपने ऑब्वियसली उससे हर बात छुपानी तो नहीं है, लेकिन आपने उसको इतना ज्यादा नाउम्मीद भी नहीं करना। स्टेप जो स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें पेलिएटिव मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। तो अगर आप पेशेंट को ये बता दो कि जी स्टेज 4 है, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता, अब आप जाएं सदका जारिया करें ताकि आपके बाद, तो ये बहुत एक बैड थिंग है। तो आपने क्या किया, पेशेंट को एक इन्विटेशन दी, वो आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि आप क्या जानना चाहते हैं, फिर आप उस तक पहुंचाओ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और फिर उसको पेलिएटिव मैनेजमेंट या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी उस तक शेयर कर दो। सो दैट इज हाउ बायोसाइकोसोशल मॉडल, साइकोलॉजिकली पेशेंट को आपने डील किया। फिर आपने नॉलेज दी, बिफोर यू ब्रेक अ बैड न्यूज यू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग टू अ पेशेंट। मैंने शायद लेक्चर में या कभी अगर ये लेक्चर ऑन कैंपस हुआ था मैंने बताया था कि माय ओन चचा ही हैड स्टेज 4 ल्यूकीमिया व्हिच इज अ डिजीज
WBC की कैंसर होता है वाइट ब्लड सेल्स का, तो उनको हीमाटोलॉजिस्ट ने कैसे बताया, आपके पास 1 महीना रह गया और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इमेजिन दैट बीइंग सेड टू समबडी। तो अगर आप बड़े कोई अच्छे डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है कि आपका पेशेंट से डीलिंग का अच्छा है, आपने पेशेंट तक एम्पैथी शो करनी है कि हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मैं आपको अफसोस के साथ ये बात बता रही हूँ, या अनफॉर्चुनेटली समथिंग बैड आई हैव टू टेल यू, सो यू हैव सपोज्ड टू शो एम्पैथी एंड देन टेल द पेशेंट। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी ब्लंट एंड मेक द पेशेंट स्केयर्ड और अफ्रेड कि जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। एंड ऑब्वियसली स्टेप 5 में एम्पैथी मैंने डील कर दी ऑलरेडी। You summarize what you have told the patient and then you devise a plan of action. So अगर आप इन steps में भी मुझे नहीं बता पाते कि जी BPS मॉडल के थ्रू हम ब्रेकिंग बैड न्यूज कैसे पेशेंट को बताएं, तो आपने जनरली भी मुझे बता सकते कि मैम मैं पेशेंट को अच्छी सेटिंग दूंगी, उससे उसका परसेप्शन पूछूंगी, फिर मैं उसको इनवाइट करूंगी, फिर मैं उस तक नॉलेज पहुंचाऊंगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि आप तक पहुंची, एम्पैथी शो करूंगी, उसको समराइज करूंगी उसकी प्रॉब्लम के बारे में और उसको एक प्लान ऑफ एक्शन बता दूंगी। सो ये आपने BPS मॉडल को अच्छा सा समराइज कर लिया। इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मेथड में क्या होता है, जब आपने पेशेंट को बैड न्यूज ब्रेक करनी है, क्या पेशेंट को इंडिविजुअली हर बात उसको बताओगे, एक पेशेंट पे फोकस करोगे। इसका ऑब्वियसली एक अच्छी चीज है इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मेथड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्लिनिकल सेटिंग में आप एक मरीज से नहीं डील करते, आप 100 मरीजों से डील कर रहे हो। अगर आप मरीज को हर बात बता रहे हो, उसको इन्फॉर्मेशन केयर भी हर चीज पहुंचा रहे हो, उसके इमोशनल एस्पेक्ट के साथ भी डील कर रहे हो कि जी मैं बहुत आपसे जिसे कहते हैं मुझे अफसोस है, आप मुझसे हर बात शेयर करें, और मैं आपसे ये चीज ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, it requires a lot of skills and it drains the caregiver's emotion। तो आपने क्या करना है, BPS मॉडल के थ्रू आपने पेशेंट तक वही बात पहुंचाई जो उसको जरूरत है, और फिर आपने उसको इनवाइट किया, क्वेश्चंस पूछे जो उसको जरूरी है जानने, और फिर आपने सिंपल उसको बैड न्यूज ब्रेक की और उस तक प्लान ऑफ एक्शन डिवाइस किया। अगर आप उससे बहुत ज्यादा डिटेल में शुरू हो जाओगे तो फिर क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा उसमें लगेगा। एडवांटेज क्या है, जिसमें आप पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग केटर करते हो बैड न्यूज को, और सपोर्टिव रिलेशनशिप बनता है डॉक्टर पेशेंट का। So it's a good thing, but the disadvantage is that it is very time consuming. Then in the third part is the full disclosure method. अब individualized disclosure method में और full disclosure method में फर्क ये है कि individualized disclosure method में क्या होता है कि आप पेशेंट को जरूरी नहीं है कि उस तक आप हर इंफॉर्मेशन दो। अब individualized disclosure method और full disclosure method almost similar है, तो इसमें फर्क क्या है जो आप लोगों के दिमाग में आएगा। फुल डिस्क्लोजर मेथड में आप पेशेंट तक वो इन्फॉर्मेशन भी दे दोगे जो उसको बहुत ज्यादा डराती होगी, बहुत ज्यादा उसको स्केयर करती होगी, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज्यादा स्केयर फील करते हैं या बहुत ज्यादा फ्राइटेंड होते हैं जब उन तक बहुत डिटेल भी पहुंचती है। तो इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मेथड में क्या था, अपने पेशेंट के साइकोलॉजिकल एलिमेंट में उस तक प्यार मोहब्बत, सिंपल याद कर दे, प्यार मोहब्बत से आपने उसको बात बता रहे हो, और प्यार और मोहब्बत में आप बुरी चीज बातें नहीं बताते हो। फुल डिस्क्लोजर मेथड में आप हर बात मरीज को बता रहे हो, जिसमें छोटी से छोटी डिटेल, फॉर एग्जांपल आपका स्टेज 4 कैंसर ये है और आप इसमें कोई इलाज नहीं हो सकता, पेलिएटिव मैनेजमेंट हम कर भी लिया तो कोई फायदा नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मेथड में आप ये नहीं कहोगे कि पेलिएटिव मैनेजमेंट कर भी लिया तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा आपको 1 महीना या 2 महीने और ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मेथड में क्या था, आप पेशेंट के डिजायर के अकॉर्डिंग उस तक बैड न्यूज पहुंचा रहे हो, और पेशेंट के डिजायर के अकॉर्डिंग आप उस तक फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि अगर पेलिएटिव मैनेजमेंट हो भी गई उसकी तो उस तक भी फायदा पहुंच जाएगा, 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको। लेकिन फुल डिस्क्लोजर मेथड में क्या है कि आप उसको ये भी बता रहे हो कि पेलिएटिव मैनेजमेंट कर भी दें तो ज्यादा फायदा नहीं, 2-3 महीने एक्स्ट्रा जी के आपने कर भी क्या लेना। तो ये ऑब्वियसली एम्पैथेटिक नहीं हो आप। और डिसएडवांटेज भी इसमें ये है कि आप पेशेंट को फ्राइटन कर रहे हो और पेशेंट को कंफ्यूज कर रहे हो इन डिसीजन मेकिंग। तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे पेलिएटिव मैनेजमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि पेलिएटिव मैनेजमेंट क्या होती है। तो पेलिएटिव मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है जिसमें आप पेशेंट के अब बस सिम्टम से डील करते हो। फॉर एग्जांपल एक फीमेल पेशेंट है, उसको स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर हो गया जिसको आप डील नहीं कर सकते, तो पेलिएटिव मैनेजमेंट में क्या करूंगी, उसके ट्यूमर को रिसेक्ट करके उसको छोटा कर दूंगी ताकि उसको जो वेट बियर करना पड़ रहा है इतने बड़े ट्यूमर की वजह से वो कम हो जाए। उस वेट की वजह से उसको पेन फील हो रही है तो मैंने उसका साइज का कम करके उसकी पेन भी कम कर दी। साथ साथ उसको अगर कीमोथेरेपी दी जा रही है तो उस कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो मैं एंटी एमेटिक ड्रग्स भी दे रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके कैंसर को ट्रीट नहीं कर रही,
उसको उसके ट्यूमर को छोटा करके उसका कैंसर ट्रीट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका कैंसर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल चुका है। तो उसके ट्यूमर को छोटा करके, कट करके, छोटा करके, या उसको एंटी एमेटिक्स देके या एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीविंग ड्रग्स देके मैं उसके सिम्टम को कंट्रोल कर रही हूँ, उसकी डिजीज को डील नहीं कर रही मैं। तो पेलिएटिव मैनेजमेंट क्या होती है? विच gives treatment for symptoms, it does not give treatment for the disease itself. So I hope आपको palliative management की समझ है। तो वही बात है कि palliative management आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ाती नहीं है, लेकिन मरीज के लिए ईज कर देती है जितनी जिंदगी उसकी रह गई है। तो अगर फुल डिस्क्लोजर मेथड में आप पेशेंट को ये भी बता दोगे कि palliative मैनेजमेंट कर भी ले तो आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो पेशेंट बहुत ज्यादा फ्राइटन हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि मुझे क्या जरूरत है मैं 4-5 लाख रुपया जाया करूं 2-3 महीने ज्यादा जीने के लिए, पैलिएटिव मैनेजमेंट कराऊं, सर्जरी करवाऊं। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को इतनी माइनर डिटेल्स नहीं देनी है, आपने उसको कंपेल करना है कि वो पैलिएटिव मैनेजमेंट ले, ताकि उसकी जितनी लाइफ रह गई है वो भी उसकी अच्छी से गुजर जाए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मेथड एंड द फुल डिस्क्लोजर मेथड। पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मेथड में आप पेशेंट को कोई भी बात नहीं बताते हो, यानी कि उसको पैलिएटिव मैनेजमेंट के बारे में भी नहीं बता रहे होगे कि उसके इवन एडवांटेजेस भी क्या हैं। क्यों? आप पेशेंट को यही बताओगे कि जी आपको पैलिएटिव मैनेजमेंट की भी क्या जरूरत है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, कोई जरूरत नहीं आपको, और अगर पैलिएटिव मैनेजमेंट आपने करनी भी है तो आप करोगे तो आपको बहुत आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, या आपको बहुत लाइफ एक्सपेक्टेंसी बन जाएगी। तो बेसिकली बैड न्यूज को ब्रेक करना शुगर कोटिंग मेथड में, उसको ना बताना हर बात, और ताकि पेशेंट ज्यादा घबराए ना, तो अगर पेशेंट के साथ बाद में कुछ बुरा होगा तो वो आपको ब्लेम करेगा। तो शुगर कोटिंग मेथड करना पैटर्नलिस्टिक मेथड में आ जाएगा, और ये सिंपैथी शो करता है, एम्पैथी शो नहीं करता, क्योंकि सिंपैथी में आप पेशेंट के लिए सॉरी फील करोगे और उस तक हर इन्फॉर्मेशन, या एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन जिसको मरीज का हक पहुंचता है उस तक पहुंचना, वो भी आप उसको नहीं बता रहे हो। तो ये पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मेथड है, ये शुगर कोटिंग में आता है। एंड द नॉन डिस्क्लोजर मेथड, क्या मरीज को बताओ ही ना कि उसके साथ कोई मसला है भी कि नहीं। स्टेज 4 कैंसर आप बताओ ना, स्टेज 4 कैंसर, आप कहोगे नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना तो सबके साथ होता ही है। तो ये नॉन डिस्क्लोजर मेथड में आता है, ठीक है। तो ये आपस में जितने भी मेथड्स है ना बेटा, ये आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। इंडिविजुअलाइज का फुल डिस्क्लोजर के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग डोमेन है, लेकिन एक फर्क ये है कि फुल डिस्क्लोजर में आप पेशेंट को माइनर डिटेल्स के साथ फ्राइटन कर सकते हो, जो कि इंडिविजुअलाइज में आप नहीं कर रहे। सिमिलरली पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मेथड में भी आप पेशेंट तक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि शुगर कोटिंग कर रहे हो, और नॉन डिस्क्लोजर में आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये भी ओवरलैपिंग है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत ओवरलैप करनी है, लेकिन माइनर डिटेल्स कम से कम आपने याद रखने हैं। और बेस्ट मेथड क्या है? द पीपीएस मॉडल, कि आप पेशेंट की नीड्स के साथ अपनी नीड्स को भी केटर करके पेशेंट तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। एडवांटेजेस ये है नॉन डिस्क्लोजर की, और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता चल गए। ऑब्वियसली एडवांटेजेस क्या है नॉन डिस्क्लोजर, जब मरीज को कुछ बताओगे नहीं तो आपको कोई टाइम भी नहीं लगेगा। सिमिलरली उन पेशेंट के लिए बहुत सूट करती है ये बात जिनको अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानना। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे मत बताओ कि मुझे मसला है कि नहीं है, कि या मैं टर्मिनल डिजीज पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। तो उन मरीजों के लिए तो ठीक है, चलो वो नहीं जानना चाहते। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट, कि अगर आपने टाइमली मरीज को नहीं बताया कि वो पहले कोई वो ट्रीटमेंट ऑप्शन ले सकता था, आपने उस तक डिस्क्लोज ही नहीं की कोई ऐसी बात, तो क्या हुआ कि टाइम गुजर जाएगा, उस तक वो अपॉर्चुनिटी वो अवेल ही नहीं कर सकेगा कि वो एडजस्ट कर सके, कि वो कोई भी ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके। जैसे कि एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो, एक मरीज है, उसको एकदम से हार्ट अटैक हुआ, इस्कीमिया इन्फेक्शन का एलिमेंट शुरू हो गया, लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज ही नहीं की ये बात, और आपने डिस्क्लोज ही नहीं की, तो आप जब डिस्क्लोज नहीं करते हो आप उसको कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन भी नहीं बताते हो, तो जब टाइम गुजर जाता है तो इन्फार्क्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट डेथ की तरफ चला जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जिसमें वो और ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। तो ये नॉन डिस्क्लोजर मेथड का डिसएडवांटेज है कि आपने पेशेंट को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जिसके अंदर वो अवेल कर सके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को। अब फिर आपका डॉक्टर में ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। आप ऐसा पेशेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर सकेगा जो उसके लिए हेल्पफुल हो, एंड सो ऑन। The most common reactions of patient after breaking bad news are important short question and viva. The the stages of grief, which is denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. The patient के reaction क्या होता है breaking a bad news? So these are the 5 stages of grief that a patient goes through when they hear a bad news.
इसमें हम जल्दी डिटेल, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एथिक्स में, एथिक्स के बारे में यही बात करेंगे कि किसी भी स्टडी मॉरल एस्पेक्ट का उसको हम एथिक्स में लेके आते हैं। एक डॉक्टर के अंदर ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि डॉक्टर काइंड हो, केयरिंग हो, हेल्पफुल हो, अपनी इंटरेस्ट या नीड के ऊपर पेशेंट के नीड्स या इंटरेस्ट को फोकियत दे। दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती है मेडिकल एथिक्स की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद करना। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंड वाइवा क्वेश्चन, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या फर्क है? नॉर्मेटिव एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जिसके अंदर आप जिसके अंदर एक डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो रूल्स को किस तरह फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करता है, कि राइट और रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को जरूरी है आइडियली करना? जैसे कि मेरा एज अ डॉक्टर काम है कि मैं बिफोर कोई इंटरवेंशन लिए मरीज से इन्फॉर्म कंसेंट लूं, वो मुझे इजाजत देगा तो मैं उसको कोई दवाई दूंगी, वरना मैं उसको कोई दवाई नहीं दे सकती हूँ। या मैं उसको साइड इफेक्ट्स बताऊं, प्रोज एंड कॉन्स बताऊं डिजीज के, तब जाके मरीज को अकल और फिर मुझे इन्फॉर्म कंसेंट दे। और इन्फॉर्म कंसेंट मरीज का राइट होता है, पेशेंट का राइट होता है कि वो उस तक इन्फॉर्म कंसेंट पहुंचे, कि उसे आपने इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। तो ये क्या है? ये एक रूल है कि एक डॉक्टर ने करना ही करना है। सिमिलरली आपने, अगर आप एक सेटिंग में मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पहले आपको यही बात बताई है कि कंसेंट लेना, तो आपने एक इलिटरेट आदमी से भी कंसेंट लेना होता है। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसे कंसेंट ही ना लो, ठीक है? आप उसे समझा बुझा के, जितने गवर्नमेंट अस्पताल में इलिटरेट आते हैं लोग, नहीं पढ़े लिखे होते, तो क्या मतलब हम उनसे इजाजत नहीं लेंगे कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले? आपने उनसे इजाजत लेनी है, आपने उनको सादा जबान में, उनकी अपनी जबान में आपने उनको प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं डिजीज के, साइड इफेक्ट्स बताने हैं ट्रीटमेंट के, और फिर आपने उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये पेशेंट का राइट है। सिमिलरली अगर पब्लिक मनी एक गवर्नमेंट ने कहा है कि यूज की जाएगी एड्स के लिए, तो अगर आप एक गवर्नमेंट सेटिंग में मौजूद हो जहाँ पे आपको फंड्स मिले हैं, जहाँ पे आप एक एड्स के मरीज के लिए उस तक फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये करो। तो ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल है कि रूल है। डिस्क्रिप्टिव एथिक क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव एथिक होती है मॉरल वैल्यूज पे। ये कोई प्रिंसिपल पे नहीं होती है कि एक प्रिंसिपल सेट कर दिया हमने नॉर्मेटिव एथिक में कि राइट और रॉन्ग क्या है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना एक राइट थिंग है, पेशेंट तक इंफॉर्मेशन पूरी पहुंचाना एक राइट थिंग है। अगर आप पब्लिक मनी आप तक पहुंची है और आपके पास फंड्स मौजूद हैं, वो आप अपने लिए अपने पर्सनल लीड्स पे इस्तेमाल ना करो, वो आप मरीज तक पहुंचाओ। और अगर एक हॉस्पिटल ने एक सेटिंग की रूल रखा है कि पब्लिक मनी को एड्स के मरीजों के लिए फ्री मेडिकेशन के लिए यूज किया जाए और वो आप करो, तो आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप राइट कर रहे हो कि आपके पास एक सेट रूल था कि आपने फॉलो करना उसको। डिस्क्रिप्टिव एथिक क्या है कि आप मॉरली क्या करते हो। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ये दूंगी आपको जिससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा। आपके पास एक क्लिनिक में लोग आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, लेकिन आपने फीस रखी है 1000 रुपया चेक करने की, कि आपने 1000, जो मरीज 1000 रुपया देगा या 2000 रुपया देगा, मैं उसकी कंसल्टेशन करूंगी, ठीक है? लेकिन एक मरीज आता है बहुत गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता लेकिन उसको जरूरत है, तो अगर आप मॉरली उससे फी नहीं चार्ज करते तो ये डिस्क्रिप्टिव एथिक में आता है, ये नॉर्मेटिव एथिक में नहीं आता, क्योंकि ये कोई प्रिंसिपल नहीं था कि आप उसे फी चार्ज ना करो, या ये डॉक्टर का राइट है कि वो फी ले। हमारा काम है हम फी ले, और हम नहीं लेते तो वो हमारा मॉरली हम बड़े अच्छे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव एथिक शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नहीं लेते तो वो हमने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन हमने एक मॉरल एथिक शो किया कि चूंकि मरीज गरीब है तो अगर मैं उसे नहीं भी फी लूंगी तो कोई इशू नहीं है। तो क्या है? डिस्क्रिप्टिव एथिक बिहेवियर है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इन टर्म्स ऑफ द मॉरल वैल्यूज दे फॉलो। तो अगर एक मरीज मेरे पास आया है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता मेरी कंसल्टेशन फी, और मैं उसको फ्री में कंसल्टेशन करूं और उसके साथ साथ उसको फ्री में दवाइयां भी दे दूं, जो कि मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट ने मुझे पैसे नहीं दिए कि मैं उसको दूं, लेकिन मैं अपने पैसों से उसको कोई दवाई ले दूं, तो ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव एथिक में आता है। 4 पिलर्स क्या हैं मेडिकल एथिक्स के, जिनके हमने सिर्फ नाम पढ़ेंगे और एक सेंटेंस में इनका एग्जांपल पढ़ लेंगे, विच इज द ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलेफिसेंस एंड जस्टिस। ऑटोनॉमी इज द राइट टू चूज प्रोसीजर, के पेशेंट खुद चूज करेगा अगर उसको कोई ट्रीटमेंट करवानी है या इंटरवेंशन करवानी है। सेकंड, बेनिफिसेंस, कि आप मरीज के लिए हमेशा अच्छा करोगे, कभी भी उसके लिए बुरा नहीं करोगे।
Thirdly, non-maleficence, that you will do no harm and you will try to minimize harm as much as possible, and you will do justice, कि आप पेशेंट के साथ जस्टिस करोगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे शो रिसोर्सेज का। हमने ये बात लेक्चर में भी पढ़ी थी कि एक चीज होती है इक्विटी, एक चीज होती है इक्वालिटी। तो एक ये जो डायग्राम है ना, ये बड़ी क्लासिक डायग्राम है इस चीज की, कि लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम में आपको नजर आ रहा है आपने तीनों को डब्बे दे दिए हैं चढ़ के देखने के लिए, कोई क्रिकेट मैच या बेसबॉल का मैच हो रहा है, तो आपने तीनों को डब्बे तो दे दी जिसपे वो चढ़ के देख सके, लेकिन जो छोटे कद का बच्चा है वो नहीं देख पा रहा। तो आपने इक्वालिटी तो शो कर दी है कि तीनों को आपने डब्बे दे दिए, लेकिन इक्विटी नहीं है कि तीनों को अपॉर्चुनिटी सेम नहीं मिली, फेयरनेस नहीं है। तो आपने क्या किया, लंबे वाले आदमी को राइट साइड में आपने उसको बॉक्स नहीं दिया, जो थोड़ा कम कद में लंबा था उसको आपने दे दिया बॉक्स, और जो सबसे छोटा था कद में आपने उसको 2 बॉक्सेस दे दिए ताकि वो इजीली मैच दे सके। सो इक्वालिटी इज ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, दैट यू गेव देम बॉक्सेस टू ऑल 3 of them, but equity was to promote fairness, but it can only work if everyone starts from the same place and needs the same help. So जो लंबे कद का आदमी है उसको हेल्प की जरूरत नहीं है। सो अगर एक वार्ड में एक मरीज है जो अमीर है और एक मरीज है गरीब है, तो आप यही सोचोगे जी मुझे तो नहीं जरूरत किसी की मदद करने की, लेकिन अगर आप देखते हो एक मरीज है वो गरीब है, उसको नहीं अफोर्ड कर सकता, तो क्या है वो ट्रीटमेंट अगर वो अफोर्ड नहीं करेगा तो वो ज्यादा जल्दी ठीक भी नहीं होगा। तो दैट इज वाई आपने क्या किया, मरीज को ट्रीटमेंट दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो इक्विटेबल आपने रिसोर्स की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। एक अमीर बंदा था वो अफोर्ड कर सकता था तो आपने उसको एक आधी दवाई फ्री में दे दी, लेकिन एक मरीज था वो कोई भी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसने आपने उसको सारी दवाइयां फ्री में दे दी। तो आपने क्या किया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज की। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इन्फॉर्म कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हमने ये बात की। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, इन्फॉर्म कंसेंट इज द agreement of a patient to a examination, a procedure, a treatment or information। तो कभी भी पेशेंट की आपने अगर एग्जामिनेशन करनी है, पेशेंट से कहते हो कि प्लीज रिमूव योर क्लोथ्स, या यू टेल देम कि मैंने आप में ये प्रोसीजर करना है, तो आपने सबसे पहले उनसे इजाजत लेनी है, कंसेंट लेनी है। और कंसेंट आप ओरली भी दे सकते हो, एक फॉर्म साइन करवा के भी, रिटन या अग्रीइंग बाय जेस्चर। कंसेंट वैलिड कब है, वैलिड तब है जब मरीज की समझबूझ है कि वो कॉम्पिटेंट है, कि वो समझ सके कि मैं इन्फॉर्म कंसेंट देने के लायक हूँ, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के अंडर आता है, क्या उसकी एज है इस काबिल के वो दे सकते। 18 साल से ऊपर की उम्र का या बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता, फिर उसके पेरेंट्स दे देते हैं। वो बगैर किसी थ्रेट या कोअर्शन के फ्रीली वॉलंटरली आपको कंसर्न दे रहा है, and he must have options to choose from without a fear of rejection from doctor if he or she refuses to agree। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर कंसेंट को ओमिट कर देते हैं। कई दफा पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड होगा पेशेंट का, कई दफा कुछ सेटिंग में मरीज बहुत ज्यादा इलिटरेट होता है या मरीज को बिल्कुल भी समझ बूझ नहीं होती, चाहे आप उनको सादा ज़बान में भी बता दें मरीज को समझ नहीं आती है, तो तब भी आप पेशेंट में स्टार्ट कर सकते हो इंटरवेंशन। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत जरूरी नहीं, जरूरी नहीं होता। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम वाइवा एंड शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिसमें आपने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेना वो कौन से कंडीशंस हैं। दोज आर, जब मरीज आपके पास एक्सीडेंट और इमरजेंसी में आया, तो मैंने खुद मेडिकल इमरजेंसी आईसीयू में काम किया हुआ है, तो मैं बगैर इन्फॉर्म कंसेंट लिए हम जल्दी से पेशेंट का सीपीआर स्टार्ट करते हैं। इतना टाइम नहीं होता हम इजाजत लेंगे सीपीआर शुरू करने के नहीं, हम फौरन सीपीआर शुरू करते हैं और लाइफ सेविंग मेजर्स देना शुरू करते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और लोन है तो वो कंसेंट दे ही नहीं सकता। तीसरी बात, ऐसी कंडीशन जिनमें लाइफ सेविंग मेजर रिक्वायर है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेशक इमरजेंसी में नहीं हो, एक वार्ड के अंदर आपने एक मरीज को देखा कि उसको सांस लेने में मसला शुरू हो गया है, तो बगैर आपने इन्फॉर्म कंसेंट लिया आपने लाइफ सेविंग मेजर्स शुरू कर दिया है। बच्चे जिनके अंदर उम्र कम है एंड मेंटली रिटार्डेड पेशेंट में भी आप इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लोगे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज है? इट इज अ राइट ऑफ अ पेशेंट टू हैव पर्सनल एंड आइडेंटिफाइड मेडिकल इंफॉर्मेशन केप्ट केयर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का आपको लफ्जी मतलब पता है कि आपने पेशेंट को जो पेशेंट आपको बात बताता है वो एक सीक्रेट है जो आपके और उसके बीच में है। कौन से कंडीशन है इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, कि कौन से कंडीशन है जिसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हो। सो पहली कंडीशन जिसके अंदर आपने एम्प्लॉयमेंट लेनी है,
किसी भी जगह पे, तो आप जब एम्प्लॉयमेंट फॉर्म साइन करते हो ना, तो आप अपनी बताते हो कि अगर मुझे कोई डिजीज तो नहीं है, मुझ में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। जैसे कि एक पायलट है तो उसके अंदर एक ब्लाइंड या जिस पायलट के अंदर विजुअल एक्विटी अच्छी नहीं है तो वो नहीं कर सकता एक पायलट की जॉब एक बंदा, ठीक है। तो वो ऐसी जो मेडिकल कंडीशंस हैं, आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हो आपको बतानी पड़ती हैं। दूसरी बात, अगर आप इंफॉर्मेशन अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ डिस्कस करना चाहते हो, आप एक जूनियर डॉक्टर हो तो आप अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करना चाहते हो, तब भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की ब्रीच कर सकते हो। थर्डली, जब जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है। आपके पास एक साइकोलॉजिकल लड़की आई है साइकोलॉजिकल इश्यूज की, और वो ये आपको बताती है कि मैं सेक्सुअल अब्यूज फेस कर रही हूँ अपने फैमिली में, मुझे मेरे अंकल मुझे सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं, तो क्या आप वो बात अपने तक रखोगे? नहीं, आप उसमें हेल्थ केयर टीम के साथ साथ लीगल टीम्स को भी इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप अपने तक नहीं रख सकते जिसके अंदर पेशेंट का अगर बेस्ट इंटरेस्ट डिस्क्लोजर में है कि अगर आप डिस्क्लोज करोगे तो पेशेंट को उससे फायदा होगा, तो आपने वो काम करना है। सिमिलरली, अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अब पहले ये था कि अभी भी है कि अगर किसी भी इलाके में कोई मरीज आता है एड्स का, तो पब्लिकली हम उस इलाके में जनरल जो इलाके का काउंसिल होता है, हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि जी आपके इलाके में एक एड्स का मरीज है, या आपके इलाके में एक कॉलेरा का मरीज है, या आपके इलाके में एक आजकल तो कोरोना वायरस के मरीज हैं जिसकी वजह से आजकल इलाके सील भी किए जा रहे हैं। तो क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट है ताकि उस पेशेंट को उसके घर में आइसोलेट किया जा सकते हो, जनरल पब्लिक को ये बात पता हो कि हमारी कम्युनिटी में डिजीज आ चुकी है। सिमिलरली, लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक इलाके में बहुत ज्यादा कॉलेरा के या स्मॉल पॉक्स के या प्लेग के पेशेंट्स एकदम से बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो आपने क्या किया, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट के थ्रू पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर तक आपने बात पहुंचाई, और उस इलाके में आपने फिर क्या किया, हेल्थ केयर टीम्स को बुला लिया ताकि वो उस इलाके का पानी चेक कर सकें टाइफाइड की वजह से या कॉलेरा की वजह से। तो इस लिहाज से भी फिर बहुत जरूरी है आप कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट का ब्रीच करो। एंड फॉर रिसर्च पर्पसेस ऑब्वियसली, वो भी सिर्फ पेशेंट की इजाजत के साथ, कि अगर आपने किसी डिजीज पे रिसर्च करनी है और आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन चाहते हो, उसकी नेम, एज, सेक्स, जेंडर सब कुछ, तो आप पेशेंट से इजाजत के साथ आप कर सकते हो ये डिस्कस। ये क्वेश्चंस है सारे जो आपको लेक्चर में मिले हैं। अब बेटा आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछे मेरे से और फिर हम एंड करते हैं सेशन को। मैम एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी, हाँ जी मैम, ये सिंपैथी का एम्पैथी में डिफरेंस बता रहे हैं। हाँ जी बेटा, सिंपैथी और एम्पैथी में बेटा ये फर्क है कि सिंपैथी में हम पेशेंट से सॉरी फील करें, हम किसी के लिए बैड फील करेंगे, यार तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ है, तुम बड़े बेचारे हो, और जो सा इस तरह। तो सिंपैथी के बारे में सादा जुबान में ये होता है कि आप किसी के लिए सॉरी फील करो, और उससे ज्यादा आपको किसी के लिए कुछ भी फील ना हो। तो इसीलिए कहा गया कि कभी भी आप पेशेंट से बात करो एज अ डॉक्टर, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ओ सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर यू, और आप बहुत बेचारे हो। तो सिंपैथी का मतलब ये कि आप सिंपल पेशेंट से एक सॉरीनेस या सॉरी एटीट्यूड शेयर करो। एम्पैथी ये होता है आप किसी को अपने आप को किसी की पोजीशन में रख दो और फिर आप उससे डील करो, कि आपने अपने आप को किसी की पोजीशन में रखा तो आप चाहोगे कभी आपके साथ सॉरी फील किया जाए, या आप पे रहम शो किया जाए, या आपके साथ ये बेचारा आपको कहा जाए? नहीं, आप कभी भी ये नहीं चाहोगे। आप ये चाहोगे कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में डॉक्टर आपके साथ एडवाइस शेयर करे, आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शन शेयर करे, और फिर आपके साथ फॉलो अप रखे। तो एम्पैथी क्यों शो करनी है डॉक्टर ने? ताकि वो अपने आप को आपकी जगह पे रखे। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ बड़ी मजे की। इसमें एग्जाम्पल ये है कि आपने फिल्म देखी है मुन्ना भाई MBBS? जी मैम देखिए। उसमें वो क्या सीन आता है कि जब वो पहला दिन होता है उन बच्चों का, तो वो लड़की से पूछता है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो, डीन पूछता है। तो वो क्या कहती है, ताकि मैं अपने पेशेंट्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स की तरह डील कर सकूं। ऐसे ही है ना? तो वो आगे से डीन उसको क्यों डांटता है? वो कहता है कि मैं जो हूँ कभी भी ऐसा फील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर अपनी बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो मेरे हाथ हिल जाएंगे। वो ऐसा ही कहता है। तो ये क्या कहता है वो, ये बात कि हमने अपने पेशेंट्स को अपने फैमिली या फ्रेंड्स के तौर पे डील नहीं करना, कि हमने एम्पैथी शो नहीं करनी उनके साथ, हमने सिंपैथी शो करनी है, हमने उनके लिए सॉरी फील करना है और उनका ट्रीटमेंट करना है। फिर उसके बाद चाहे उनके साथ बुरा हो अच्छा हो, वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट। सो व्हाट द डीन सेज दैट वी शुड नॉट शो एम्पैथी। ऐसी बात है ना, उस फिल्म में भी दिखाते हैं। लेकिन फिल्म का निचोड़ क्या होता है एंड पे?
जादू की जप्फी। वो ये कहता है, वो ये फिर क्यों सारे कायल हो जाते हैं मुन्ना भाई के और कोई भी डीन के कायल नहीं होता, क्योंकि डीन बहुत बड़ा बंदा है, उसको सारी इंफॉर्मेशन है, वो उसके एक्सपीरियंस भी मुन्ना भाई से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि मुन्ना भाई ने एम्पैथी शो की होती है पेशेंट्स के साथ, वो जब अपने कोलीग का जब बाप बीमार हो जाता है उसके लिए वो कैरम बोर्ड लेके आता है, या उसका एक और दोस्त होता है जब वो बीमार हो जाता है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट अरेंज किया आता है। क्या करता है वो? एम्पैथी शो कर रहा है। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मुझे कैसा फील होता और मैं इनके लिए क्या क्या ऐसी चीजें कर सकता था जिनसे उनको अच्छा लग सके। ये काम कभी डीन ने नहीं किया उनके लिए, पेशेंट्स के लिए, लेकिन ये काम मुन्ना भाई ने उनके लिए किया। तो एंड पे सारे मुन्ना भाई के पीछे क्यों इतने फैन हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्टर बनता है जो कि एम्पैथी शो करता है अपने पेशेंट्स के साथ, सिंपैथी शो नहीं करता। समझ आ गई आपको डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? जी मैम, that you जी मैम, put आगे yourself that you put yourself in द प्लेस ऑफ somebody's place. पेशेंट। Yes, and then you tackle them, not being sympathize का मतलब होता है just feeling sorry and that's it. मैम हाँ जी मैम, आपने पैलिएटिव मैनेजमेंट का यही कहा था ना कि in which we give treatment for symptoms. yes ओके मैम। जी बेटा। मैम मेरा ना एक वो था कि लेक्चर 1 में जो आपने पढ़ाया था ना ट्रेडिशनल और होलिस्टिक मेडिसिन, मैम उसका जब अपने क्लास में भी पढ़ा था ना तब भी मेरा एड एंड ड्रॉप का क्लैशेस आ रहे थे, तब मिस हो गया था। और अभी मैंने आपसे पढ़ा है ना तो अब मुझे मतलब थोड़ा सा समझ आई है, लेकिन इतना वो समझ नहीं। बेटा सिंपल याद रखो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है वो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, और एलोपैथिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है कि आपने फॉर एग्जांपल एक दर्द की दवाई खाई और आप ठीक हो गए, पैनाडोल खाई और आपका बुखार ठीक हो गया, ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, एलोपैथिक या वेस्टर्न मेडिसिन में है, ठीक है। लेकिन अगर आप होलिस्टिक मेडिसिन में जाते हो तो आप सबसे पहले साइकोलॉजिकली भी डील करोगे कि आपको सर का दर्द कह रही हूँ, सर का दर्द क्यों हो रहा है, तो सर के दर्द में आप क्या डील करोगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी डील करोगे कि ऐसे कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स या ऐसे कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको सर का दर्द शुरू हुआ। आपको कोई टेंशन तो नहीं थी, आपकी कोई सोसाइटी में या सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे तो नहीं है कि आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं चल रहे थे। सिमिलरली आप होलिस्टिक मेडिसिन में इन एडिशन टू द बायोलॉजिकल या इन एडिशन टू डिजीज आप पेशेंट के एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डील करते हो, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन ओनली डील्स विद द डिजीज पार्ट, while holistic medicine deals in addition to the disease part with the psychological and social aspects of the patient as well. ओके मैम, हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो बस अब एक टू द पॉइंट जो प्रॉब्लम है टू द पॉइंट, हाँ जी, डेफिनेशन में भी बेटा हाँ ओवरऑल होता है। तो जो है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन उसका डेफिनेशन भी यही है, इट डील्स विद द डिजीज्ड पार्ट अलोन। ओके मैम, मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और होलिस्टिक मेडिसिन हम लोग ओवरऑल ऑल मेडिसिन की एक ब्रांच है ना, अलग-अलग, कोई स्पेसिफिक नेम है ना मेडिसिन का, ये तो ओवरऑल ब्रांच है ना कि ये इस मेडिसिन हम लोग ये डील करें। बेसिकली बेटा ये ना एक स्कूल ऑफ थॉट होता है मेडिसिन का, हम स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है और एक होती है होलिस्टिक मेडिसिन। ट्रेडिशनल में हमने सिर्फ डिजीज पार्ट से डील करना और उसी की दवाई देनी है, लेकिन जो होलिस्टिक मेडिसिन है ना उसके अंदर हम तीनों चीजों को डील करते हैं और वो बीपीएस मॉडल के थ्रू। दैट इज वाई जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं ना तो हम वहां पे रोक नहीं देते कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस क्या है, उसके बाद हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में भी पूछते हैं कि वो स्मोकर था कि नहीं, कि वो अल्कोहलिक था कि नहीं, फिर हम उसके सोशल हिस्ट्री के बारे में भी पूछते हैं कि उसकी लिविंग सेटिंग्स कैसी हैं, वो कितने कमरों के घर में रहता है, फिर उसके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी पूछते हैं। तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट की तो हम उसके बीपीएस मॉडल के थ्रू, होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं और उस तरह हमने उसको डील भी करना होता है। ओके मैम असल में होलिस्टिक मेडिसिन ज्यादातर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन आ जाती है उनके अंदर, और जी बिल्कुल वो फिर एक होल अप्रोच है ना टुवर्ड्स द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, कि आप तीनों चीजों को लेके पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हो। तो मैम ये जो योगा होता है तो फिर ये भी एक किस्म का होलिस्टिक मेडिसिन में नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आता है। इट्स अ टाइप ऑफ अ मेडिटेशन दैट हेल्प्स योर माइंड एंड स्पिरिट कनेक्ट विद योर बॉडी। तो आपका जब माइंड और स्पिरिट एक वेल बीइंग, वो आपने एक मशहूर प्रोवर्ब सुना होगा, अ साउंड माइंड नीड्स अ साउंड बॉडी एंड अ साउंड बॉडी नीड्स अ साउंड माइंड। तो अगर आपका दिमाग रिलैक्स है ना आपकी बॉडी भी बेस्ट रहेगी। तो कहते हैं जिन लोगों को दिमागी सुकून होता है ना वो
वो वैसे ही ठीक रहते हैं। अब हम अक्सर हम लोग ये भी डिस्कस करते रहते हैं, अपने फैमिली में भी मैं डिस्कस करती हूँ या कॉलीग्स के साथ भी, हम ये क्यों कहते हैं कि जी वेस्टर्न सोसाइटी में लोगों की बड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या वो बड़ा अच्छी जिंदगी जीते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। उनके पास फ्री मेडिकेशन होती है, क्योंकि वहाँ का पब्लिक हेल्थ का सिस्टम बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ भी पब्लिक हेल्थ है लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं है। फ्री स्कूलिंग होती है, प्राइमरी स्कूलिंग बच्चों के लिए, फिर फ्री मेडिकेशन होती है, फिर अगर ओल्ड एज में चलेंगे तो ओल्ड होम्स बने हुए हैं उनके लिए। फिर सबसे बड़ी बात, वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। यहाँ पे तो जी गर्मी पड़ी है जी, कहर की गर्मी पड़ गई है, लोग गर्मी की वजह से मर गए हैं। बारिश हुई है, सैलाब है, लोग बारिश की वजह से मर गए। सर्दी हुई, सर्दी कहर की पड़ी है, लोग सर्दी की वजह से मर गए। तो यहाँ वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहां तो एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है सर्दी का, लोग उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतना, एक तो टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा, फिर पुअर लिविंग कंडीशंस हमारे पास बहुत ज्यादा है, फिर एजुकेशन अच्छी नहीं है यहाँ पे लोगों की। वहाँ पे लोग एजुकेटेड बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर वहाँ पे लोगों को कहा गया ना लॉकडाउन का, इन प्लेसेस लाइक फिनलैंड, नॉर्वे या न्यूजीलैंड, पीपल वर वेरी मच अवेयर एंड दे वर वेल एजुकेटेड, तो उनके लिए जल्दी वो रिकवर कर गया इस डिजीज से, कंपेयर टू अस हु आर नॉट वेल एजुकेटेड, और हम लोग के साथ फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या बात हुई कि सोशल एस्पेक्ट्स या सोशली जो सोशल आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके डिजीज को बहुत अफेक्ट करता है। क्योंकि कोरोना वायरस बेटा न्यूजीलैंड में भी था, कोरोना वायरस फिनलैंड में भी गया है, कोरोना वायरस स्वीडन में भी गया है। वो लोग क्यों रिकवर कर गए? उनके सोशल फैक्टर्स बड़े अच्छे हैं, उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं, उनका एनवायरनमेंट अच्छा है, उनकी हाइजीन और सैनिटेशन बहुत अच्छा है वहाँ का, एंड इन एडिशन टू दैट दे आर वेल एजुकेटेड पीपल। जाहिल नहीं है वो लोग कि जिस तरह यहाँ पे जी वीडियोस मशहूर हैं जी जहर का टीका, वहाँ पे किसी ने भी ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं शो किया, वो अपने हेल्थ केयर प्रोटेक्शनर्स पे ट्रस्ट करते हैं उनको, वो लोग यहाँ की तरह के लोग नहीं है वो। यस मैम। मैम एक और चीज की जो प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसमें लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंसेज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स एडिक्वेट बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल एलोपैथी मेडिसिन। मैम ट्रेडिशनल एलोपैथी मेडिसिन और एलोपैथी मेडिसिन और जो होम्योपैथिक है मैम, उसमें क्या डिफरेंस होगा? मतलब ट्रेडिशनल एलोपैथी क्यों बोला हुआ है? बेटा बेसिकली जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है ना, ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है ना, ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट्स की हम लोगों ने बनाई थी पहले। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, ये कोई वो अप्रोचेस नहीं है। बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड दैट होलिस्टिक मेडिसिन, दीज आर अप्रोचेस। द होम्योपैथी या आयुर्वेदा या आप जो एलोपैथी कहते हो ना, ये ट्रीटमेंट्स की टाइप है जिसमें से आयुर्वेदा और होम्योपैथी बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट है, क्योंकि इसमें पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, एलोपैथी बहुत, अब मैं एक मरीज मेरे पास आया है आईसीयू में, अब मैं उसको कोई होम्योपैथी दवाई नहीं दे सकती हूँ, उससे वो ठीक नहीं होने वाला, लेकिन मुझे उसको जल्दी जल्दी नाइट्रोग्लिसरीन के जुबान के नीचे टैबलेट्स रखने पड़ेंगे, फौरन डिस्प्रिन देनी पड़ेगी, फौरन से हेपरिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करवा के मुझे उसका जो भी क्लॉट बना हुआ है उसकी कोरोनरी आर्टरी में, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एलोपैथिक मेडिसिन, दैट इज वाई आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है कंपेयर टू होम्योपैथी आयुर्वेदा, बिकॉज इसके ट्रीटमेंट रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं और ये जल्दी आपको रिजल्ट्स दे देती है। मैम ये डॉक्टर से क्या है? मैम मैंने आपसे पूछना था, आई हैड अ क्वेश्चन, लेकिन वो ना लेक्चर से रिलेटेड नहीं था, तो मैंने उसके लिए आपको मेल भी की थी पहले कि जो मॉक एग्जाम आपने लिया था, तो स्टूडेंट्स वर सेइंग, तब भी मुझे पता नहीं था कि वो आप इंक्लूड करेंगी इन द। बेटा मैंने ये बात मेरे माइंड में है, ये बात मेरे माइंड में है कि मॉक एग्जाम ना बहुत से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो इसका मैंने ये सोचा है कि मैंने दो हल सोचे हुए हैं, या तो मैं उनकी एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट लूं या एक दोबारा से एक मॉक एग्जाम कंडक्ट करवाऊं। तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैम मेरा इशू ये था कि मैंने पहले तो मेरा इंटरनेट इशू आ रहा था, बट एट लास्ट व्हेन आई कनेक्टेड टू द लिंक, तो मैंने एक एमसीक्यूज किया और फिर वो टाइम खत्म हो गया। मैंने ये पहले भी बताया था, मैंने ये पहले भी बताया था कि मॉक एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट के मार्क्स देने हैं, मैंने ऑब्टेन मार्क्स के मार्क्स नहीं देने हैं। मैंने देखना है बच्चे ने अटेम्प्ट तो एटलीस्ट किया ना, उसको मार्क्स मिले। मैम लेकिन वो तो मॉक एग्जाम नहीं है, उसके तो कोई मार्क्स नहीं। बेटा वो हमें अभी ये बताया गया कि जब हम अभी 40% हमने डिसाइड करना है ना अदर देन फाइनल्स,
तो उसमें हमने ओपन बुक एग्जाम के एटलीस्ट अटेम्प्ट के लिखने हैं। तो मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि बच्चे अटेम्प्ट कई बच्चे नहीं कर पाए थे। तो मुझे एक दफा मुझ तक हम तक एक डिफाइंड पॉलिसी मिल गई ना कि ओपन बुक एग्जाम के मार्क्स होंगे, तो मैं इंशाल्लाह एक नया फिर मॉक एग्जाम डिवाइस कर लूंगी सबके लिए, ताकि फिर सब उसको अटेम्प्ट कर सके। जी मैम सही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मॉक एग्जाम के हवाले से मेरा भी क्वेश्चन है कि जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो आई मेल यू क्योंकि मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए थे, बट द सीक्वेंस वाज राइट, पर नंबरिंग की वजह से एंड यू बेटा कोई मसला नहीं है, मुझे उसका पता है, मुझे पता है। वो जो क्वेश्चन आया था ना ओरिएंटेशन प्रिपरेशन वाला क्रिएटिव थिंकिंग का, वो सब बच्चों के साथ ही आया था, वो इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। वेलकम। बेटा आप सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है ना? हाँ जी पूछें। मैम अगर ग्रुप का लिंक चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? बेटा 1 by 1 ग्रुप का लिंक चाहिए, वो कैसे मिलेगा? जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस सब्जेक्ट का। व्हाट्सएप ग्रुप बेटा आपका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन वाला है, ई आई गेस। सेक्शन ई है आपका। आपका नाम क्या है? हाँ जी रिया। रिया सुमैया। अच्छा सुमैया, तो सुमैया तुम सुमैया याद आ गया मुझे सुमैया। सुमैया तुम्हारे पास नहीं है लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का? मैम मेरे पास भी नहीं है। बेटे फातिमा आप ना ये सुमैया बेटा और जो दूसरी बच्ची है, आप फातिमा महमूद बट है इनका नाम, इनको अपना मेल करो, ये आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? मैम इनको कहते हैं ये मुझे बता दें कौन सा सेक्शन की है, मैं इनको ऐड कर देती हूँ। बेटा सेक्शन ई के मैसेज कर देती हूँ। हाँ, आप मेल करें फातिमा महमूद बट को, या आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जी ठीक है मैम। सुमैया मेरी आईडी लिख लो F 2018। एक सेकेंड, F 2018 24 11 93। थैंक यू। ठीक है बेटा, सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई हैं? मैम मेरा एक क्वेश्चन था लेकिन लेक्चर से हट गया। हाँ जी मैम जो हम लोग को वैसे ही अंडर आर्म से स्टार्ट हो रही है पेन, हाँ और जी। एल्बो तक जा रही है, तो ये हार्ट का तो कोई इशू नहीं है ना इसमें? अंडर सिर्फ एल्बो रीजन तक, सॉरी शोल्डर रीजन तक लिमिटेड है जी। नहीं बेटा, ये तो शोल्डर से एल्बो तक जा रही है। शोल्डर से एल्बो तक जा रही है? नहीं, दिस इज नॉट समथिंग, क्योंकि वो रेडिएट करती है फ्रॉम द चेस्ट। जो वो चेस्ट पेन है ना, वो चेस्ट से रेडिएट करती है। तो जो जिनके बारे में आप मुझे कह रहे हो, उनको कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है ऐसी कोई हार्ट कंडीशन की, या बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम आप ना थोड़ा सा बता। जी बताओ बेटा। मैम ये जैसे कोरोना वायरस है और काफी लोग ये कह रहे हैं कि वो जैसे एक सिना मक्खी जो है उसका वो नहीं बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बिल्कुल भी यूज नहीं करना। इंतहाई डिस्ट्रेसिंग है फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। मलीना हो सकता है आपको, इंटरनल जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, और वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है, और लिवर पे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, तो डोंट टेक दैट। ओके वैसे भी यूज नहीं करे ना मैम वो? नहीं यूज नहीं करो बेटा, सिंपल कहवा पियो, हनी वाला होता है, यूज हनी। विटामिन सी जिंक टैबलेट्स यूज करो, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। इम्यूनिटी स्ट्रांग करें सारे लोग अपने, विटामिन सी एंड जिंक के टैबलेट्स यूज करें। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। एनी फर्दर क्वेरी सो दैट आई कैन एंड द सेशन? बाकी स्टूडेंट्स पे ज्वाइन कर लें, अपने जो बाकी टीचर्स हैं उनके। हो गया? ठीक है मैम हमारा वाइवा कब होगा? बेटा वाइवा के बारे में ना अभी मैं आपको कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सर जो है ना चाह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि हर स्टूडेंट के लिए ना फेयर हो। क्योंकि हम बहुत ज्यादा, हम फैकल्टी ग्रुप, हमारे ग्रुप्स हैं उनके, हम पर हमारी डेली बेसिस पे इस पे बात होती है, और हम आप लोगों के लिए बड़ा कंसर्न है इस सिचुएशन में कि स्टूडेंट्स हैं तो उनका किस तरह हम आगे अब उनको नेक्स्ट सेशन में लेके जाएं और उन तक कैसे इस तरह करें। तो हम डेली बेसिस पे इस बारे में बात होती है। तो सर ये कहते हैं कि मैं ना एक ऐसा डिवाइस सिस्टम करना चाहता हूँ जिसमें वो हर स्टूडेंट के लिए हो। जैसे बेटा आप लोगों ने मेरा ये जूम का लेक्चर ले लिया, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं होता, या वो इंटरनेट के जीबीज खरीदते हैं, या उनके पास एट द मोमेंट इंटरनेट नहीं होता, तो अब उनका क्या इलाज किया जाए? तो वो भी एक सिचुएशन, अगर हम ऑनलाइन वाइवास लेते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स रह जाएंगे। तो हम ऑब्वियसली उनका बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको इश्यू आएगा? तो सर इसीलिए अभी तक कोई एक डेफिनेट
डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि सर चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के साथ ना कोई भी ज्यादती ना हो। और ये हम मतलब कि सर का एक बहुत अच्छा एक अप्रोच है, और सर बहुत हम्बल है इस सेंस में कि वो नहीं चाहते किसी भी स्टूडेंट के साथ ना कोई भी गलत चीज हो जाए। तो अभी इसलिए पॉलिसी डिवाइस करने में ना टाइम लग रहा है। तो मैम मार्क्स अवार्ड कर दें ऐसे ही बस? हाँ ऐसे ही अवार्ड कर दूं मैं। मैम आप वो मुझे पता है आप लोग सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है आप सारे लोग ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, लेकिन ये है कि वेट करो आप लोग पॉलिसी के लिए। इंशाल्लाह पॉलिसी भी ऐसी आएगी जो सबके लिए इक्वल होगी और जस्टिफाइड होगी। मैम अब हमारी क्लास इस टाइम पे हो करेगी रोज ही, मतलब जब भी होगी? बेटा मैंने इसलिए ना फातिमा को या हम लोग आपको कंसर्न कर लें अपने शाइस्ता तमाम ग्रुप से, आप तमाम मैसेज कर दें कि बच्चे इस टाइम पे आगे कर दें। फिर आप तीनों ने आपस में भी कंसल्ट करना। फातिमा मैं आपको कह रही हूँ, शाइस्ता एंड उसामा रफीक, आप लोग तीनों अपने अपने इंडिविजुअल सेक्शन से पूछो कि हमारा ये टाइम ठीक है 4 to 5 PM वाला, ये हम इसको आगे कर दें। और मुझे ना आप लोगों ने बाय टुमारो ये बताना है। ठीक है। ओके मैम। आपसे एक बात करनी थी कि मैम हमारे लेक्चर्स जो हैं सारे हम लोगों ने मैंने सारे पढ़े हुए हैं, मतलब आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे सुने हुए हैं, तो मैम उसमें जरा टाइम लगेगा क्योंकि हमारी स्लाइड्स ज्यादा हैं। तो मैम आप 2-2 लेक्चर्स रख लें एक एक क्लास में, इस तरह फिर वो टाइम भी 1 घंटे में कवर। बेटा मैं ना एक्चुअली पता है क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो रिवीजन क्लासेस होती है ना, इसमें हमने लेक्चर को पढ़ना नहीं होता। रिवीजन क्लासेस में हमने बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करके आगे चलना है। जैसे कि मैंने एथिक्स में ज्यादा स्ट्रेस आपको नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के डिफरेंस पे बताया, फिर मैंने आगे क्वालिटीज ऑफ मेडिकल एथिक्स ऑफ अ डॉक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि वो आपको पहले ऑलरेडी पता है कि एथिकली एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए। दैट इज वाई, क्योंकि मैंने अपना एक काम कर दिया हुआ आपको लेक्चर देने का, तो वो मैंने अभी नहीं करना। मैंने आपको सिर्फ रिवाइज करवाना है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकता है। दैट इज वाई हमको साथ साथ बता रही थी कि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या ये एंड सो ऑन। दैट इज वाई मैं इंक्लूड करना चाह रही हूँ लेक्चर, एटलीस्ट 4 lectures to 5 lectures हों आपके सेशन में, ताकि हम इस सेशन को एंड भी कर सके। फिर आपके दूसरे भी तो बेटा सब्जेक्ट्स है ना, तो अगर मैं 2-2 लेक्चर्स करना शुरू करूँ तो एक हम मेरे पर वीक मैंने सिर्फ 2 रिवीजन क्लासेस हमें लेनी है। तो आज मैंने की है कि हम सैटरडे को लेंगे, ठीक है। तो वो इसलिए फिर चाह रहे थे कि एक सेशन में ना हम मैक्सिमम लेक्चर्स को कर सके, बिकॉज आप लोगों ने भी खुद भी लेक्चर्स को गो थ्रू किया हुआ है। तो आप लोगों को इसलिए मैं बिफोर हैंड बताती हूँ ताकि आप वो लेक्चर्स पढ़ के आए, ताकि अगर आप लेक्चर्स पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में, और क्वेश्चंस नोट डाउन करके लाएं जिनको आपको समझ नहीं ऑलरेडी। ओके मैम। यस मैम, हम लोगों ने ना जब पहले भी पढ़ा था ना, तो लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ वो जो थे क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो हम इजीली आपसे पूछ लेंगे। इसी तरह 5 लेक्चर्स ही रखे, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लेक्चर्स क्लास लीव कर दूं, नेक्स्ट क्लास की आ रही है। जी बेटा लीव कर दो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ना जिन्होंने क्वेरीज पूछनी है वही अब रहें, बाकी सब जाएं। वेलकम मैम। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, अगर हम किसी पेशेंट से कॉन्सेंट लेते हैं और वो रिफ्यूज कर देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हालांकि पेशेंट डेथ रिस्क पे है, तो तब भी हम उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे? नहीं दे सकते बेटा। आप पेशेंट को इन्फॉर्म, आपने मूवीज में नहीं देखा, पेशेंट कहता है नहीं चाहिए तो फिर आप नहीं कर सकते हो इस तरह। पेशेंट क्या उसके अंदर इन्फॉर्म कंसेंट होना जरूरी है। कई दफा डॉक्टर्स नहीं करते इस तरह, लेकिन ये जो है ना इन्फॉर्म कंसेंट का, दैट इज वाई वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर डॉक्टर एक पेशेंट से पूछता है, इंटरवेंशन देता है, तो अगर पेशेंट रिफ्यूज करता है तो फिर डॉक्टर ने उसको अल्टरनेटिव्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को बताया एक इंटरवेंशन, लेकिन वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी लेवल से बहुत ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली रिफ्यूज करेगा। तो फिर आप पेशेंट को ऐसे अल्टरनेटिव्स बता सकते हो जो कि अफोर्डेबल हो और उसकी कंपेयर टू उससे ज्यादा बेनिफिट भी हो सके उसको। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। एनी फर्दर क्वेश्चंस एंड वी कैन एंड दिस सेशन। मैम मैंने आपसे वही पूछ रही थी ना कि बीच में रह गया था कि एलोपैथिक जो है वो हम पेशेंट्स को डॉक्टर्स देते हैं या फिर वो कोई मतलब हकीम वगैरह होता है वो देते हैं? नहीं हकीम नहीं देते, एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर ही देता है बेटा। ओके मैम। तो मैम जो होम्योपैथिक होता है? बेटा होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी होते हैं, उनका 5 years का कोर्स होता है पूरा होम्योपैथी का, डॉक्टर्स होते हैं वो भी। लेकिन ये जो टाइप है ना मेडिकेशन की होम्योपैथी की, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो जल्दी नहीं आते हैं, और वो मतलब बेसिकली होम्योपैथी मेडिसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह से निकाल के ना पेशेंट्स की इलाज किया जाता है। तो होम्योपैथी की बाकायदा पढ़ाई होती है 5 साल की, जिसमें एनाटॉमी फिजियो वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये थोड़ी अब ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है ना उसके अच्छे इफेक्ट्स नहीं पेशेंट्स में नजर आते हैं।
ओके मैम। और मैम ये जो हम जो मेडिसिन खाते हैं जैसे पैराडोल ये सारी, ये किस कैटेगरी में आते हैं? मतलब एलोपैथिक है, एलोपैथिक। ओके मैम। यस बेटा। ओके बेटा, एनी फर्दर क्वेश्चन सो दैट आई कैन एंड दिस सेशन? मैम नेक्स्ट क्लास किस दिन है? बेटा नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी। उससे पहले ना मैं ये इन 3 बच्चों को मैंने कहा है ये आप लोगों से पूछ के ना सबसे फिर हमें क्लास का टाइम डिवाइस कर लेंगे, ताकि या तो 4 to 5 PM होगा या फिर 5 PM ऑनवर्ड रखेंगे, ताकि उस दौरान आपका कोई और क्लैश ना आए किसी और क्लास के साथ। वेलकम। मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं संडे को नहीं बेटा संडे को पॉसिबल नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो विलिंग नहीं होंगे संडे के लिए। मैम हम आपको कल तक बता देंगे मेल करके। ठीक है बेटा। मैम 5 से 6 ठीक है बेटा, इसलिए कहा है ना डिस्कस करके बता देना, अभी यहाँ पे डिस्कस ना करो, सुकून से ग्रुप पे डिस्कस करके मुझे कल तक एक डेट टाइम बता दो, ठीक है? फातिमा, आपने, शाइस्ता ने और सामा रफीक ने, तीनों ने मिलके फिर मुझे एक डेट बतानी है, ठीक है? ओके मैम। एक दूसरे को मेल कर लेना आप लोग, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।